पूरे स्कूल की सबसे अगली लड़की, जिसे उसकी रूममेट्स डेली बुली करती थी, अपने आप को बचाने के लिए सीधा मेरे पास आई और रोते हुए उसने मुझे प्रपोज कर दिया, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने कहा है अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो वो मुझे और परेशान नहीं करेंगी। पर इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि मुझे प्रपोज करने वाली कोई और नहीं बल्कि पूरे स्कूल की रिकग्नाइज्ड अगली गर्ल थी। डार्क स्किन, चेहरे पर दाग और सस्ते रोड साइड कपड़े। पर मैंने उस लड़की के लुक्स पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें तो ऊपर डॉम की उस विंडो पर थीं, लियो चिंगयान। आज मेरा आखिरी दिन है जब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूं। अगर तुमने हाँ कहा तो हम साथ हैं, वरना बात खत्म। बाद में रिग्रेट मत करना। और ये मेरा 365th टाइम था जब मैंने उसे यहाँ प्रपोज किया था। 1 साल पहले मुझे सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम मिला था। अगर मैं एक ही काम कंसिस्टेंटली करूं तो मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और सिस्टम ने मुझे जो मेन मिशन दिया था वो था स्कूल की ब्यूटी लिu चिंगयान को प्रपोज करना। इस 1 साल में मैंने सिस्टम से इतना कुछ हासिल कर लिया है कि मेरे बैंक अकाउंट में अब $1 बिलियन हैं। आज मैं सिर्फ इस चैप्टर को क्लोज करने आया था। आखिर लिu चिंगयान ने अनजाने में मेरी मदद ही की थी। अगर वो हाँ कहती तो उसके साथ रहना बुरा नहीं था। मैं ये सोच ही रहा था कि एक लड़की ने बालकनी की विंडो खोली और चिल्लाकर बोली, अबे ओए लूजर, क्या तू प्रपोज करना बंद नहीं कर सकता? रोज सुबह 7 बजे यहाँ आकर भूत की तरह चिल्लाता है, तुझे दिखता नहीं कि वो तुझसे बात तक नहीं करना चाहती? उसी वक्त रूम 306 में एक खूबसूरत लड़की ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उसने तो इसे पूरे 364 टाइम्स रिजेक्ट किया है। चिंगन, मुझे तो लगता है तुम्हें हाँ कह देना चाहिए। वो रोज सुबह 7 बजे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आकर प्रपोज करता है। मैनेजमेंट से कंप्लेन की पर किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया। सबको लगता है कि प्रिंसिपल उसके रिलेटिव है। हाँ, तुमने सुना नहीं, इस बंदे का सेल्फ डिसिप्लिन लेवल बिल्कुल इंसेन हो चुका है। कैंटीन में भी खाना नाप तोल के खाता है, एग्जैक्ट 8 आउंस चावल और बचा हुआ खाना स्ट्रे डॉग्स को खिला देता है। फोन सिर्फ 5 आवर्स यूज करता है, 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा नहीं। ऐसे जीना कितना एग्जॉस्टिंग होता होगा ना। चिंगम, तू ही इसे बचा ले। क्या पता रिलेशनशिप में आने के बाद इसका ये डेली रूटीन थोड़ा नॉर्मल हो जाए। रूममेट्स की ये चैटरिंग सुनकर लियो चिंगयान बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी और गुस्से में बोली, हद है, मैं तो ये स्कूल ही छोड़ दूंगी। तभी विंडो के पास खड़ी एक लड़की अचानक चिल्ला उठी, हे गाइस, जल्दी देखो, एक लड़की एक्चुअली उस साइको को प्रपोज कर रही है। सच में यार, इसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, कम से कम हम चैन से सो तो पाएंगे। लियो चिंगयान ने ये सुना तो चिढ़ते हुए कहा, पक्का उसने किसी एक्टर को हायर किया होगा। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि मुझे फर्क पड़ता है या नहीं। कितना चाइल्डिश है। मैं उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी, उसे जो करना है करे। ओह माय गॉड, उसने हाँ कह दिया। उसने सच में उस अगली लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। रूममेट्स की ये बातें बालकनी से अंदर आती हुई लियो चिंगयान के कानों तक पहुंची, पर उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। चिंगयान, तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा सबसे लॉयल परस्यूअर किसी और लड़की के साथ चला गया। ये सुनकर लियो चिंगयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, वो मेंटल जरूर है पर बेवकूफ नहीं। किसी अगली लड़की को तो कोई पागल ही पसंद करेगा। तुम लोग बस देखते जाओ, कल सुबह 7:30 बजे वो दोबारा यहीं आएगा मुझे प्रपोज करने। दूसरी तरफ मैंने अपने पास खड़ी उस डरी हुई लड़की की तरफ देखा। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हारी रूममेट्स तुम्हें और बुली नहीं करेंगी? लिन शुए ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम डेली सुबह प्रपोज करने नहीं आओगे और वो आराम से सो पाएंगी। पर मुझे पता है तुमने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मेरी बात मानी है। तुम कल फिर से लियो चिंगयान को प्रपोज करोगे ना? ये सुनकर मैंने इनकार में सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। ये मेरा आखिरी प्रपोज था उसके लिए। और अब जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मानता हूं कि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो, पर मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। एक लड़की की पर्सनैलिटी और नेचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने उसे तसल्ली तो दे दी, पर अंदर ही अंदर मैं कंफ्यूज था। सिस्टम मुझे बता रहा था कि ये एक ब्यूटी है और हमारा मैचिंग स्कोर 95% है। क्या सिस्टम में कोई ग्लिच आ गया है? मैंने उसके दाग से भरे फेस को देखा। चलो अच्छा है, मेरे पास सिस्टम का दिया हुआ ब्यूटी मास्क है, ये दाग हटने के बाद ये ठीक ठाक ही लगेगी। और वैसे भी एवरेज लुक्स और स्टेबल पर्सनालिटी वाली लड़की ही वाइफ मटेरियल होती है। फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने पूरे दिल से कहा। और मेरी ये छोटी सी बात लिन शुए के अंधेरे दिल में एक उम्मीद की किरण बनकर उतरी। लिन शुए को एक अलग सा सुकून मिला और उसकी आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। हाँ, उसने धीरे से कहा। तभी अचानक उसके पेट से गर्गलिंग की आवाज आने लगी। ये देखकर मैं थोड़ा मुस्कुराया। चलो ब्रेकफास्ट करके आते हैं। हम दोनों कैंटीन पहुंचे। जब बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे और लिन शुए को एक साथ देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ली हाओचेन और लिन शुए सच में एक साथ हैं। वाह भाई, क्या परफेक्ट मैच है।
मैंने आसपास के लोगों के इन तानों को सुना, पर मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल था। पिछले 1 साल में मैंने क्या कुछ नहीं सुना। अब मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का यही काम होता है, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन को उन लोगों पर निकालना जो उनसे कमजोर हैं, ताकि उनका अपना ईगो सेटिस्फाई हो सके। पर तभी काउंटर पर खड़ी लिन श्वे ने अपने आगे खड़े एक शॉर्ट हाइट वाले लड़के को मुझे गाली देते हुए सुन लिया। उसने अचानक हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, तुम ली हाउचन को गाली नहीं दे सकते। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? उस लड़के ने गुस्से से पलटकर लिन श्वे को घूरा। ओए अगली गर्ल, मैं उसको गाली दूं या कुछ भी करूं तो क्या कर लेगी बे? ये सुनकर लिन श्वे का गुस्सा और बढ़ गया। तुम एक नंबर के बदतमीज हो, तुमने मुझे ऐसे कैसे कहा? वो लड़का लिन श्वे पर चिल्लाने लगा और अगले ही सेकंड उस पे हाथ उठाने ही वाला था कि तभी मैंने आगे बढ़कर एक जोरदार किक उस लड़के को मारी और वो जमीन पर जा गिरा। मेरी गर्लफ्रेंड से ऐसी टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? एक वर्ड और बोला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये देखकर लिन शुए के गाल हल्के से लाल हो गए। किसी के प्रोटेक्शन में रहना कितना अच्छा लगता है ना, कि मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये फीलिंग सच में कमाल की थी। पूरी कॉलेज लाइफ में पहली बार किसी ने उसको इतना स्ट्रांगली डिफेंड किया था। खाना लेने के बाद हम एक टेबल पर बैठे। मैंने एक चिकन लेग उठाया और लिन शुए की बोल में रख दिया। ये लो, इसे खाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने जल्दी से चिकन लेग वापस करना चाहा, पर मैंने रोकते हुए कहा, चुपचाप खाओ इसे। तुम गर्ल्स इतना लाइट फूड कैसे खा लेती हो? मेरा ये स्लाइटली एग्रेसिव बिहेवियर देखकर लिन शुए को बुरा नहीं लगा, बल्कि वो अंदर ही अंदर थोड़ी खुश हो गई। थैंक यू, उसने सॉफ्टली कहा। और मैंने सीरियस होकर जवाब दिया, रिलेशनशिप में पार्टनर्स को थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह लिन शुए ने मेरा स्टैंड लिया था, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी टिमिड और वीक दिखने वाली लड़की मेरे लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो गई। सच बताऊं तो इस वक्त मैं इस लड़की की हिम्मत से काफी टच था। मेरे सामने बैठी लिन शुए किसी स्क्विरल की तरह खाना खा रही थी और उसे देखकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। मेरे पास तुम्हारे फेस के दाग हटाने का एक तरीका है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ये सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। सच में? हाँ बिल्कुल। दाग हटने के बाद तुम्हारा फेस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से तुम उस लिऊ चिंगयान से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लुक्स की एक्सपायरी डेट होती है, पर इनर ब्यूटी हमेशा रहती है। लिन शुए मेरी आंखों में देख रही थी और उसकी हार्ट रेट तेज हो चुकी थी। इसे सच में मेरे लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इसे पता चला कि मैं रियलिटी में कितनी खूबसूरत हूं तो इसका रिएक्शन कैसा होगा? लिन शुए ने थोड़ी नर्वस होते हुए मुझसे पूछा, अगर अगर अचानक मैं बहुत खूबसूरत बन गई तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल रहूंगा। लिन शुए ने सुकून की सांस ली, पर उसने फिर भी पूछा, लेकिन तुम मेरे चेहरे के दाग हटाओगे कैसे? मैंने कुछ इंपोर्टेड स्पेशल मास्क मंगवाए हैं जो स्पेशली एक्ने और मार्क्स रिमूव करने के लिए ही है। बस तुम्हें डेली इसे अप्लाई करना होगा, पर हाँ इसे सीक्रेटली यूज करना, किसी और को मत बताना। ये मास्क बहुत एक्सपेंसिव है सिर्फ तुम्हारे लिए। असल में ये मास्क मुझे सिस्टम ने दिया था, और उसे तसल्ली देने के लिए मैंने ये कहानी बनाई। ब्रेकफास्ट के बाद मैं उसे हॉस्टल तक छोड़ने गया। सुनो, अगर अब कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे डायरेक्ट टेक्स्ट करना। हम दोपहर को 3:30 बजे मेन गेट पर मिलेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम आराम से ये मास्क यूज कर सको। देखो, हम अब एक रिलेशनशिप में हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ अपसेट करे तो मुझे बिना सोचे बता सकती हो। लिन शुए ने साइलेंटली अपना सिर हिला दिया। उसका दिल बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था और उसकी आवाज में एक अलग ही सॉफ्टनेस थी। मुझे याद रहेगा। मैंने हाथ हिलाया और वहां से निकल गया, पीछे छोड़ गया अपना एक डैशिंग ऑरा। मुझे जाता हुआ देखकर लिन शुए के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। पता नहीं कितने अरसे बाद वो इस तरह दिल से मुस्कुराई थी। जब वो अपने रूम में वापस आई तो उसकी तीनों रूममेट्स ने उसे घेर लिया। ओए अगली गर्ल, तूने मस्त काम किया है। आज तुम्हें हमारे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। अगर कल ली हाओचन ने वापस आकर लिऊ चिंगयान को प्रपोज नहीं किया तो इसका क्रेडिट तुझे जाएगा। और हाँ, अगले महीने हम तुझसे तेरी पॉकेट मनी भी नहीं लेंगे। अपनी रूममेट्स की ऐसी बुलिंग सुनकर लिन शुए ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इनकी इन हरकतों को और नहीं सहेगी। उसे यकीन था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा, और उसे अब खुद पर भी भरोसा होने लगा था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ मेरे कहे हुए वर्ड्स गूंज रहे थे। वो सब मेरी बातों को अपने माइंड में रिपीट कर रही थी। लिन शुए ने एक डीप ब्रेथ ली और बिना किसी बात का रिएक्ट किए सीधा अपनी डेस्क पर जाकर पढ़ने लगी। उसकी रूममेट्स उसे इग्नोर करके रूम से बाहर चली गईं। उस खाली रूम को देखकर लिन शुए ने एक रिलीफ की सांस ली। जब उसकी रूममेट्स वहां नहीं होती थीं, सिर्फ तभी उसे सेफ फील होता था। उसे लगता जैसे पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई है। उसने बेड पर लेटते हुए हेजिटेशन के साथ मुझे एक टेक्स्ट किया, क्या कर रहे हो? मैं जिम में हूं, मैंने सेकंड्स में रिप्लाई किया। लिन शुए को लगा कि उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया ना? कोई बात नहीं।
मेरा वर्कआउट सेशन बस कंप्लीट ही हो गया है। तुम्हें जब भी बात करनी हो बस डायरेक्टली टेक्स्ट कर दिया करो। ये पढ़ते ही लिन शुए के गाल फिर से ब्लश करने लगे। उसे सच में मेरी याद आ रही थी। तो क्या यही फीलिंग रिलेशनशिप कहलाती है? और उसी वक्त बॉयज हॉस्टल के बाहर मैंने 6 पैक एब्स वाले एक मस्कुलर लड़के को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और टशन से बोला, क्यों बे? कैंटीन में मैंने तुझे हवा में नहीं उड़ाया तो अब तू लोगों को लाया है मुझे पीटने। वहां खड़े बाकी लड़के पूरी तरह शॉक में थे। क्रेजी मैन, ये ली हाचन पूरी तरह पागल हो गया है। इसने एक टाइकोंडो क्लब के प्रेसिडेंट को धो डाला। क्या ये वही लूजर है जो रूल्स और डिसिप्लिन का पुजारी था? पक्का इसका प्रपोजल रिजेक्ट होने की वजह से इसकी ऐसी डार्क साइड बाहर आई है। कुछ देर बाद लिन शुए ने कॉलेज फोरम पर इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गईं। प्रोटेक्शन की ये फीलिंग सच में बहुत खास थी। इस दुनिया में उसके डैड के अलावा कभी किसी ने उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। तभी उसका फोन दोबारा वाइब्रेट हुआ। मेरा मैसेज पढ़कर उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने सोचा कि तुम्हें कैंपस के बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। लिन शुए ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत रिप्लाई किया, मैंने इस बारे में सोचा है, पर बाहर का रेंट काफी एक्सपेंसिव है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि हम उन बुली करने वालों से डर रहे हैं। मैं बस तुम्हें एक आरामदायक और कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता हूँ। तुम मनी की टेंशन मत लो। बस इतना बताओ, क्या तुम बाहर शिफ्ट होना चाहती हो? हाँ, उसने सॉफ्टली रिप्लाई दिया। ठीक है, तो दोपहर 3:30 बजे हम घर देखने जाएंगे और फिर मैं तुम्हारा वो मास्क ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करूंगा। ओके। लिन शुए अपने फोन पर थैंक यू टाइप करने ही वाली थी, पर उसे याद आया कि मैंने क्या कहा था। रिलेशनशिप में ये वर्ड यूज नहीं होता, इसलिए उसने बिना कुछ कहे मेरे इस सपोर्ट को अपने दिल में बसा लिया। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि ग्रेजुएट होने के बाद जब वो पैसे कमाएगी तो मेरा ये एहसान जरूर चुकाएगी। ठीक 3:30 बजे मैं कॉलेज गेट पर खड़ा था। लिन शुए ने अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था ताकि वो मुझे धूप से बचा सके, पर मेरी हाइट काफी ज्यादा थी। वो अपने गोरे हाथों को पूरा स्ट्रेट करके खड़ी थी, तब जाकर अम्ब्रेला मेरी आंखों तक पहुंच रहा था। मैंने उसके हाथ से छतरी ली और मजाक में पूछा, तुम्हें थकान नहीं हुई? वो थोड़ा ब्लश करती हुई धीरे से बोली, ऑनेस्टली बताऊं तो हाँ, थोड़ी थकान हुई। उसकी इस इनोसेंस ने मुझे सच में हंसने पर मजबूर कर दिया। यार, ये लड़की अपने दिल की बात सीधे मुंह पर बोल देती है, बिल्कुल क्लियर। एक बात पूछूं, मैंने सुना है कि तुम 3:30 बजे हमेशा सेल्फ स्टडी करते हो। क्या मेरी वजह से तुम्हारा शेड्यूल तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा? उसने फाइनली पूछ ही लिया। मैंने नाम ऐसे हिलाते हुए जवाब दिया, पहले मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहता था, पर अब मैं अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय करना चाहता हूँ, खुद को इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता। लिन शुए समझ गई और चुपचाप कार की बैक सीट पर जाकर बैठ गई। उसकी हार्ट बीट तेज थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके बॉयफ्रेंड के पास ऐसी न्यू लग्जरी कार होगी। वो अचानक पीछे क्यों बैठ गई? अरे फ्रंट सीट पर आकर बैठा ना। मुझे लगा शायद इस पैसेंजर सीट का कोई और हकदार होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे सामने तुम्हें इतना कॉशियस और डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर मैंने एक पेपर, पेन और थोड़ी टेप निकाली। मैंने मार्कर से पेपर पर लिखा, गर्लफ्रेंड लिन शुएज स्पेशल सीट, और उस नोट को फ्रंट पैसेंजर सीट पर स्टिक कर दिया। अब तो बिना डर के यहाँ बैठ सकती है ना? ये जेस्चर देखकर लिन शुए की स्माइल कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी। मैं उसे ड्राइव करके एक छोटे से विला में ले गया। ये मेरा पर्सनल हाउस है। अगर तुम हॉस्टल में कंफर्टेबल नहीं हो तो यहाँ शिफ्ट हो सकती हो। पास वाला घर भी मेरा ही है, मैं वहीं रहा करूंगा। लिन शुए मुझे फटी आंखों से देख रही थी। मैं बेसिकली हॉस्टल में ही रहता था, इसलिए इस घर में काफी डस्ट जमा हो गई है। चलो दोनों मिलकर इसे क्लीन करते हैं। लिन शुए ने एक्साइटेड होकर हाँ कहा। लगभग 2 घंटे की लगातार मेहनत के बाद फाइनली पूरे घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी थी। लिन शुए पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। उसकी व्हाइट टी शर्ट वेट होकर उसकी बॉडी से स्टिक हो गई थी, जिसमें उसके परफेक्ट कर्व्स कंप्लीटली हाईलाइट हो रहे थे। मैं बस उसे देखता रह गया। उसका फिगर किसी सुपर मॉडल की तरह टॉप टायर था। चेहरे को छोड़ दे तो फिगर के मामले में उसका कोई मैच ही नहीं था। लिन शुए ने मुझे घूरते हुए देखा तो उसने अपनी शर्ट की तरफ देखा और शर्म से पूरी रेड हो गई। ओह सॉरी, मैंने रियलाइज किया कि मैं कुछ ज्यादा ही स्टेयर कर रहा था और मैंने अपना फेस तुरंत टर्न कर लिया। एक काम करो, तुम शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए वो फेस मास्क निकालता हूँ। लिन शुए ने धीरे से कहा और बाथरूम में चली गई। वॉशरूम के अंदर पहुंचकर लिन शुए ने आईने में अपने दाग भरे चेहरे को देखा। उसने धीरे से अपने चेहरे पर बनी उस अगली स्किन की फेक लेयर को निकालना शुरू किया। ये नकली स्किन की लेयर उसके डैड ने किसी मास्टर से स्पेशली बनवाई थी ताकि वो अपनी ट्रू ब्यूटी को दुनिया से छुपा सके। लेयर हटते ही शीशे में एक परफेक्ट, फ्लॉलेस और किसी एंजल से भी खूबसूरत लड़की का चेहरा सामने आ गया। अगर वो मेरे फेस के इन दाग को रिमूव नहीं कर पाया तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देगा? नहीं, शायद वो दूसरे लड़कों से अलग है। ये सब सोचकर उसने वापस से उस फेक स्किन को लगा लिया। बाथरूम से बाहर आने के बाद लिन शुए ने देखा कि मैं लिविंग रूम में नहीं हूँ।
वहां से आई हुई आवाज का पीछा करते हुए वो गेमिंग रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मैं उस वक्त एक शूटिंग गेम खेल रहा था। मानता हूं मैं गेम अच्छा खेल रहा था, पर मेरी टीम का एक टॉक्सिक प्लेयर मुझे कंटिन्यूअसली गालियां दे रहा था। अबे नूब के बच्चे, एक किल भी नहीं कर पा रहा तू, स्किन ले ली तो क्या ब्रो बन गया? अपनी गन ड्रॉप करने में तेरी मौत आती है क्या? तेरे जैसे कंजूस लूजर को ना रियल लाइफ में भी कोई लड़की भाव नहीं देती होगी। उस नमूने की बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे उसकी बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भाई मेरी गन की स्किन है और मैं तुझे नहीं देना चाहता, तो तू रोते हुए गालियां दे रहा है मुझसे। किल क्या ज्यादा निकाल लिया, भौंकना शुरू कर दिया। टिपिकल क्लाउन। ये देखकर लिंचवे ने गुस्से से फ्रॉन किया और धीरे से पूछा, क्या इस गेम में हम डायरेक्ट वॉइस ऑन कर सकते हैं? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, मेरा माइक तो ऑलरेडी ऑन है। ये सुनते ही लिंचवे ने टॉक बटन दबाया और गुस्से से चिल्लाई, जो लोग रियल लाइफ में अच्छे होते हैं ना, वो ऑनलाइन भी सिविलाइज्ड रहते हैं। और तेरी मैनर्स इतनी सस्ती और बदतमीज हैं, इसलिए मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि तेरी लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगी। अपनी भड़ास निकालकर उसने चैन की सांस ली। मैं लिंचवे को शौक से देख रहा था। गुस्से में किसी को सुनाते हुए तुम सच में बहुत क्यूट लगती हो। उसका फेस तुरंत रेड हो गया। मैंने बस सच्चाई बोली है, समझे तुम? अब तुम सच में ब्रेव हो गई हो। मैंने हंसते हुए बड़ी सॉफ्टनेस के साथ उसके सिर पर हाथ फिराया। लिन शुए एक पल के लिए फ्रीज हो गई। हाँ, वो अब पहले से बहुत ज्यादा हिम्मत वाली बन गई थी, क्योंकि अब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हो। उसकी आंखें खुशी और भरोसे से चमक रही थी। गेम फिनिश होने के बाद मैं उसे फर्स्ट फ्लोर पे ले गया। मैंने लिन शुए को सोफा पर रिलैक्स करने को कहा और फिर उस मास्क को ध्यान से उसके फेस पर अप्लाई कर दिया। लगभग 10 मिनट वेट करने के बाद मैंने मास्क को पील किया, और शौक की बात यह थी कि उसके चेहरे के वो डार्क मार्क्स अभी भी वैसे ही फ्रेश एंड विजिबल थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? मैं अपने हाथ में उस सुपर ब्यूटी मास्क को पकड़े काफी कंफ्यूज था। देखो, मेरे चेहरे की ये दाग बाय बर्थ हैं, ये कभी नहीं जा सकते। इम्पॉसिबल। मैंने इनकार में सिर हिलाया। मेरा दिमाग इस कैलकुलेशन पर टोटली ब्लैंक था। लिन शुए के दिल की धड़कन तेज होने लगी। अगर मेरे चेहरे के मार्क्स नहीं हटे तो पक्का ये मुझे छोड़ देगा। पर तभी मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और बड़ी कामनेस के साथ उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं दाग हटाने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। और सुनो, अगर पूरी लाइफ तुम्हारा चेहरा ऐसा ही रहा तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। ये मेरा पहला रिलेशनशिप है और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तब तक तुम्हें पसंद करूंगा जब तक तुम खुद मुझे पसंद करना नहीं छोड़ देती। मानता हूँ कि हम अभी एक दूसरे को इतना नहीं जानते, पर हम साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। सीरियसली, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगता है। मेरे जेंटल वर्ड्स उसके कानों में किसी स्वीट मेलेडी की तरह गूंजे। उसकी पूरी बॉडी में एक शिवर दौड़ गया और आंखों में इमोशनल टीयर्स आ गए। तुम बिल्कुल पागल हो, उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ मेरी कमर पर लपेट लिए और अपने फेस को सॉफ्टली मेरी चेस्ट पर छुपा लिया। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही गले मिलते रहे। उसके बाद मैं लिन शुए को सोसाइटी के सुपरमार्ट में शॉपिंग के लिए ले गया। सड़क पर साथ चलते हुए उसने बड़े एक्साइटेड मूड में कहा, आज मैं तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करूंगी। ओके देन, मैं कुकिंग में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे सिस्टम से मिले रिवॉर्ड की वजह से मेरे पास किसी 5 स्टार शेफ जैसी कुकिंग स्किल्स थी, पर क्योंकि लिन शुए खुद को साबित करना चाहती थी तो मैंने साथ देना ही ठीक समझा। सुपरमार्ट के अंदर एंटर करते ही मैंने उससे बड़े एटीट्यूड में कहा, तुम्हें जो भी खाना हो पिक कर लेना। तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड के पास मेरिट्स तो नहीं है, पर मनी बहुत ज्यादा है। पर मेरे ऐसे शो ऑफ के बाद भी उसने काफी सस्ती सब्जियां ही पिक की। मैं जानता था कि वो ऐसा ही करेगी। ये लड़की मेरे पैसे स्पेंड करने में शर्म आ रही थी, तो मैंने खुद ही कुछ बीफ और किंग क्रैब खरीद लिए। घर वापस आकर हम दोनों किचन में गए और डिनर प्रिपेयर करने लगे। 1.5 घंटे बाद लिन शुए ने अपना एप्रन उतारा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे डाइनिंग टेबल तक ले आई। फिर शर्माते हुए बोली, मेरे बनाए हुए डिशेस ठीक तो है ना? मैंने पूरी टेबल को देखा जो खाने से भरी हुई थी। एक अलग सी वार्मथ फील हो रही थी। बहुत बढ़िया, चलो खाना स्टार्ट करते हैं। लिन शुए ने मुझे सर्व किया और जैसे ही मैंने टोमेटो एग की पहली बाइट ली मेरी आंखें चमक उठी। टेस्ट सच में अमेजिंग था। लिन शुए की कुकिंग स्किल्स तो कमाल की हैं। कैसा बना है? उसने बड़ी एक्सपेक्टेंसी के साथ पूछा। मैंने कुछ कहा नहीं, बस उसे थम्स अप दिया और क्विकली खाना फिनिश करने लगा। मेरा ये एक्शन ही बता रहा था कि खाना कितना डिलिशियस था। मुझे इतने मजे से खाते हुए देखकर लिन शुए अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। डिनर के बाद हम दोनों ने टेबल क्लियर की और लिन शुए बर्तन धोने किचन में चली गई। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो काफी सेंसिटिव है। अगर मैं उसे घर के कामों में हेल्प नहीं करने दूंगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। उसे काम करते हुए देखकर मैं डीप थॉट्स में चला गया। सिस्टम, तुम्हारा ये सुपर ब्यूटी मास्क काम क्यों नहीं कर रहा? होस्ट, प्लीज सिस्टम पर ट्रस्ट रखें। लिन शुए 100% एक ब्यूटी है। उसका आईक्यू लेवल 99% लोगों से ज्यादा है। अब मुझे इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं हैरान रह गया
और मेरे माथे पर सिकन लगी। क्या लिन शुए ने डिस्गाइज पहन रखा है? तभी मुझे उसकी कही हुई कुछ बातें याद आईं और मैं ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि पक्का कुछ तो गड़बड़ है। ट्रूथ का पता लगाने के लिए मैंने अपनी एक्स-रे विजन स्किल यूज करने का डिसाइड किया। मेरी आंखों में एक पर्पल लाइट फ्लैश हुई और मैंने लिन शुए की तरफ देखा। एक ही नजर में मेरे तो होश ही उड़ गए। उसकी ट्रू ब्यूटी के सामने तो वो लियू चिंगयन कहीं स्टैंड ही नहीं करती। सिस्टम ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। बर्तन धोने के बाद लिन शुए मेरे पास आकर बैठ गई। मैं अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाला और उसे देते हुए कहा, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। लिन शुए ने लॉलीपॉप लिया और मुस्कुराकर बोली, अब से खाना बनाने, बर्तन धोने और कपड़े धोने की ड्यूटी मेरी और मुझे लॉलीपॉप से रिवॉर्ड करने की ड्यूटी तुम्हारी, ठीक है ना? अरे पगली, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, तुम्हें हाथों से धोने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिन शुए की गाल हल्के लाल हो गए। कुछ कपड़े मशीन में वॉश नहीं किए जा सकते। ये सुनकर मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अरे बेवकूफ को भी पता होता है कि कौन से कपड़े मशीन में नहीं धुलते। ओह, ओके, तो तुम ही धो लेना। ये कहकर लिन शुए उठी और कपड़े धोने चली गई। मैं सोफा पर बैठा था और मेरी हार्ट बीट काफी फास्ट हो चुकी थी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं और लिन शुए हस्बैंड और वाइफ हैं। अभी तो हमें मिले हुए एक ही दिन हुआ है। क्या हमारे रिलेशनशिप का पेस कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है? खैर, अब जब मुझे पता चल गया है कि उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं है तो मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधे घंटे बाद लिन शुए कपड़े सुखाकर वापस नीचे आई। मैंने तुम्हारी पैंट्स और गंदे कपड़े वॉश कर दिए हैं और वो मेरे भी गंदे कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं। तुम बैल्कनी में मत जाना। जब कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो मैं खुद जाकर ले आऊंगी। लिन शुए का फेस पूरा टोमेटो की तरह रेड हो चुका था और वो शर्म से हकला रही थी। रिलैक्स, मैं बैल्कनी में नहीं जाऊंगा, आखिर वो तुम्हारी प्राइवेसी है। ये कहकर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया और अपनी एक्स-रे विजन ऑन करके बैल्कनी की तरफ एक झलक देख ही ली। व्हाइट ब्रा और पिंक पैंटी ली हाउचन। तू किसी के प्राइवेट कपड़ों को ऐसे कैसे छुप कर देख सकता है? आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैंने मन ही मन खुद को गाली दी। फिर मैं आराम से उठा और हॉल के कॉर्नर में रखे पियानो का कवर हटाकर उसके पास जाकर बैठ गया। यूं ही फ्री बैठा हूं तो सोचा थोड़ा पियानो प्ले कर लूं। मैंने पीछे मुड़कर लिन शुए की तरफ देखकर एक स्माइल पास की और फिर मेरी फिंगर्स पियानो कीज पर किसी मैजिक की तरह चलने लगी। एक बहुत ही चीयरफुल और सूदिंग मेलोडी गूंजने लगी जो सीधा लिन शुए के दिल में छुपे हुए सारे पेन और डिप्रेशन को मिटा रही थी। लिन शुए उस म्यूजिक में पूरी तरह खो गई और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। ये मेलोडी कितनी ब्यूटीफुल है ना। मैं ये पियानो कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बजा रहा था, बल्कि इस म्यूजिक से मैं लिन शुए को कंफर्ट देना चाहता था। वो रियलिटी में इतनी ब्यूटीफुल है, फिर भी दुनिया के सामने एक अगली फेस लेकर घूमती है। पक्का इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। ये सोचकर कि कैसे लोग उसे अगली गर्ल बुलाते हैं और वो चुपचाप सहती है, मुझे सच में बहुत हर्ट हो रहा था। भले ही हमने साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है, पर उसके साथ एक अलग सा कंफर्ट फील होता है। मुझे इस ट्रेजर गर्ल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है। मेलोडी खत्म होने के बाद मैंने लिन शुई को अपने पास आने का इशारा किया। इधर आओ, मैं तुम्हें पियानो प्ले करना सिखाता हूँ। लिन शुई थोड़ी हैरान हुई और हेजिटेटिंगली बोली, क्या मैं सीख पाऊंगी? क्यों? अभी मैंने कैसा प्ले किया? उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में मेरे लिए रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी। तो फिर तुम्हें मेरी टीचिंग स्किल्स पर भी भरोसा होना चाहिए। आ जाओ, मैं तुम्हें गारंटी सिखा दूंगा। एक दिन में नहीं तो 2 दिन में सही, जब तक तुम सीख नहीं जाती मैं सिखाता रहूंगा। 1.5 घंटे बाद लिन शुए अकेली पियानो पर बैठी टू टाइगर्स सॉन्ग प्ले करने की प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने किचन में जाकर एक बोल वॉन्टॉन्स बनाए और डाइनिंग टेबल पर रख दिए। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा मिडनाइट स्नैक बनाया है। पर लिन शुए अपनी धुन में पक्की थी। उसने पूरा ट्रैक फिनिश करने के बाद ही आकर वॉन्टॉन खाना स्टार्ट किया। सब लोग कहते हैं कि तुम सेल्फ डिसिप्लिन के पागल हो, तो क्या तुम रोज रात 10 बजे वॉन्टन्स खाते हो? ये सुनकर मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और फिर हंसते हुए बोला, ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है जब 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। लिन शुए शॉक रह गई। पहले मैं एग्जैक्ट 10 बजे सो जाता था। तो क्या तुम्हारा वो डिसिप्लिन अब टूट गया है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि लियू चिंगयन ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया? ये कहते उसकी आंखों में उदासी आ गई। उसे लग रहा था जैसे वो सिर्फ लियू चिंगयन की एक रिप्लेसमेंट है। मैंने प्यार से उसकी नाक खींची। ऐसा कुछ भी नहीं है पागल। लिन शुए ने गहरी नजरों से मुझे देखा। अगर मेरा मतलब है, अगर किसी दिन लियू चिंगयन तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे दिल में तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो। मानता हूं ये रोमांटिक लाइन थोड़ी क्लीश है, पर सच में मेरी फीलिंग यही है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। तुम किसी भी एंगल से उस लियू चिंगयन से कम नहीं हो। ये सुनकर लिन शुए के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। आगे से मैं ऐसे सिली क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। अगली सुबह लिन शुए खुशी खुशी मेरे बेड के पास आई
और हल्के से मेरे गाल खींचते हुए बोली, उठ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। मैंने आंखें खोलते हुए एक बड़ी सी जम्हाई ली। सुबह देर तक सोने की फीलिंग कितनी अमेजिंग है ना। अगर तुम और सोना चाहते हो तो मैं ब्रेकफास्ट यहीं ले आती हूँ, तुम बस फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। मैं हंसा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। जब मैं रूम से बाहर निकला तो मुझे पियानो की एक बड़ी ही सूदिंग मेलोडी सुनाई दी जो नीचे से आ रही थी। मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में गया और लिन शुई के पास जाकर खड़ा हो गया। वो पूरे फोकस के साथ पियानो प्ले कर रही थी। मुझे पास खड़ा देखकर थोड़ी नर्वस हो गई। मैंने इस टू टाइगर्स ट्रैक को परफेक्टली प्ले करने के लिए काफी देर प्रैक्टिस की है। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। मैंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम सच में कमाल हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट भरा है। क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? लिंच ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। तो फिर मैं तुम्हें म्यूजिक सिखाऊंगा। आगे चलकर तुम एक टॉप म्यूजिक क्रिएटर बनोगी और पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाओगी। मैं बस उसे इंकरेज कर रहा था, पर वो अपनी लुक्स को लेकर फिर से इनसिक्योर हो गई। पर मैं देखने में अच्छी नहीं हूं ना। उसके चेहरे पर ये इनसिक्योरिटी देखकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। जो लड़की रियलिटी में इतनी खूबसूरत है वो अभी होने का नाटक कर रही है। चलो देखते हैं ये लड़की कब तक मुझसे अपनी रियलिटी छुपाती है। मैंने उसकी आंखों में देखकर पूरे सीरियस टोन में कहा, इस फील्ड में सिर्फ तुम्हारा टैलेंट मैटर करता है। लिन शुए ने भी मुझे पूरी सीरियसनेस के साथ देखा। मैं समझ गई तुम मुझे सिखाओगे तो मैं पूरी मेहनत से सीखूंगी। फिर मैं पियानो के सामने बैठा और लेक बाइकाल का ट्रैक प्ले करना शुरू किया। जैसे ही वो मैजिकल मेलोडी स्टार्ट हुई, लिन शुए की आंखें चमक उठी। वाओ, ये ट्रैक कितना सूदिंग है, तुम कितने प्रो हो। ट्रैक फिनिश करने के बाद मैंने पीछे मुड़कर उसे बुलाया, आ जाओ, मैं तुम्हें लेक बाइकाल प्ले करना सिखाता हूँ। लगभग 1 घंटे प्रैक्टिस करवाने के बाद मैं लिन शुए को लेकर कॉलेज वापस आ गया। म्यूजिक डिपार्टमेंट की सीनियर क्यू लिन शुए आज कॉलेज में कॉन्सर्ट कर रही हैं। यार मजा आ जाएगा। पास से गुजरते हुए कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। वाओ, क्या क्यू लिन शुए सच में यहाँ परफॉर्म करने आ रही हैं? लिन शुए का फेस एक्साइटेड हो गया था। क्लियरली वो भी इस न्यूज से थ्रिल थी। मैंने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ देखा, क्या तुम उनकी फैन हो? मैंने इस जंग ही कॉलेज में एडमिशन ही इसलिए लिया था क्योंकि ये क्यू लिंगशुए का कॉलेज है। मुझे उनके गाए हुए सारे ट्रैक्स पसंद है। पर अब मैं उनकी इतनी बड़ी फैन नहीं रही क्योंकि तुम्हारा म्यूजिक उनसे कहीं ज्यादा अच्छा है। अब से मैं तुम्हारी सबसे लॉयल फैन हूँ। लिंशुए मेरी आंखों में देखते हुए कह रही थी। पर हाँ, मैं क्यू लिंशुए को भी सपोर्ट करना नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ गई और मैंने प्यार से उसकी नाक खींची। देखना, फ्यूचर में तुम उस क्यू लिंशुए को भी पीछे छोड़ दोगी। तुम सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि ग्लोबली टॉप सिंगर बनोगी। लिन शुए ने आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ ली और जब आंखें खोली तो उनमें एक गजब का कॉन्फिडेंस था। मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। वैसे मैंने अभी तक तुम्हारी आवाज में कोई सॉन्ग नहीं सुना है। आज घर चलकर मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया माइक्रोफोन ऑर्डर करूंगा, फिर तुम मुझे गाकर सुनाना। लिन शुए ने मजाक के अंदाज में कहा, मैंने भी तो तुम्हें गाते हुए नहीं सुना। ठीक है, घर चलकर मैं तुम्हें गाकर सुनाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर हाँ कहा। लिन शुए ने खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट लग रही थी, एकदम हेड हाई और चेस्ट आउट करके खड़ी थी। चलो कैंटीन चलकर खाना खाते हैं। जब हम दोनों हाथों में हाथ डाले कैंपस में एंटर हुए तो सारे स्टूडेंट्स हमें ही घूरने लगे। यार, ये ली हाओचेन और लिन शुए अभी तक साथ में है और हाथ भी पकड़ रखा है। ये दोनों सच में इस कॉलेज के नाम पर धब्बा है। ग्रॉस यार, मुझे तो शर्म आती है कि मैं इनके कॉलेज में पढ़ता हूँ। लोगों की ऐसी बातें सुनकर लिन शुए ने गुस्से से फ्राउन किया और उसके गाल फूल गए। हम बस हाथ पकड़कर कॉलेज में चल ही तो रहे हैं, इसमें हमने किसका क्या बिगाड़ दिया? ये लोग मुझ पे ऐसे पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं? मैंने उसके हाथ को और कस के पकड़ा और बड़े सॉफ्टली कहा, ये सिर्फ लूजर्स हैं जिनका काम ही भौंकना है। तुम इन क्लाउन्स की बातों पर ध्यान मत दो। पर जब कोई तुम्हें बुरा भला कहता है ना तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ लो प्रोफाइल रहना कोई अक्लमंदी नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं कोई सीधा साधा इंसान हूँ जिसे कोई भी टारगेट कर सकता है। मेरा ऑरा अचानक से डार्क और एग्रेसिव हो गया और मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कभी अपसेट नहीं होने दूंगा। इसके बाद हम दोनों कैंटीन पहुंचे। लिन शुए ने अपने कार्ड से पेमेंट की। ली हाओचेन, माना कि हम रिलेशनशिप में हैं पर मैं हर वक्त तुम्हारे पैसे स्पेंड नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत मनी है, लेकिन मैं जानता था कि लिन शुए की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है। ठीक है, मैं समझ गया। अब से कैंटीन का बिल हम स्प्लिट करेंगे। लिन शुए ने हाँ में सिर हिलाते हुए एक स्वीट स्माइल दी। ठीक है। फिर मैंने अपनी प्लेट से उसे स्पाइस्ड बीफ के 5 पीसेस दिए। माना कि कॉलेज में तुम मुझे पैसे खर्च नहीं करने दोगी, पर तुम मुझे अपने हिस्से का खाना शेयर करने से तो नहीं रोक सकती ना? लिन शुए ने धीरे से कहा। उसे अंदर से काफी स्पेशल फील हो रहा था। लंच के बाद मैं उसे हॉस्टल छोड़ने गया। जैसे ही लिन शुए अपने रूम में गई,
उसकी रूममेट्स ने उसे फिर से घेर लिया। वह अगली कल रात तो रूम में नहीं थी, पक्का ली हाउचन के साथ होटल गई होगी। पर होटल जाने के बाद भी तू बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। क्या तेरा बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है? अपनी रूममेट्स की इन घटिया बातों को सुनकर लिन शुए ने अपने मुक्के कस लिए। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसने तुरंत अपनी पॉकेट से एक छोटा सा स्टन गन निकाला और सीधा अपने सामने खड़ी उस हेवी मेकअप वाली लड़की की चेस्ट पर लगा दिया। स्टन गन से एक तेज इलेक्ट्रिक करंट निकला और वो मेकअप वाली लड़की सीधा जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। लिन शुए बिल्कुल नहीं रुकी। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बाकी दोनों को भी शॉक दे दिया। पलक झपकते ही तीनों रूममेट्स फर्श पर बेसुध पड़ी थीं। अपनी रूममेट्स को इस तरह बेहोश देखकर लिन शुए के हाथ कांप रहे थे और उसकी हार्ट बीट बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट हो गई थी। इतने सालों की बुलिंग के बाद आज पहली बार उसने फाइट बैक किया था। उसने तुरंत मुझे मैसेज किया, मैंने तुमने जो स्टन गन दी थी ना, उससे मैंने उन तीनों को बेहोश कर दिया है। मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई। मैंने कहा था ना कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? रिलैक्स, वो बस शॉक से बेहोश हुई हैं। 10 मिनट में होश आ जाएगा। और अगर वो दोबारा बकवास करें तो फिर से शॉक दे देना। थोड़ी देर में उसकी रूममेट्स को होश आ गया। लिन शुए को लगा था कि वो हंगामा करेंगी, पर हैरानी की बात यह थी कि तीनों चुपचाप उठी और बिना एक वर्ड बोले अपने अपने बेड पर जाकर लेट गईं। लिन शुए ने अलर्ट होकर अपनी स्टन गन हाथ में पकड़ रखी थी। दोपहर के करीब 1 बजे उसकी रूममेट्स एक एक करके रूम से बाहर चली गईं और मजे की बात यह थी कि किसी ने मुंह तक नहीं खोला। लिन शुए ने एक रिलीफ की सांस ली और मेरी दी हुई स्टन गन को ध्यान से देखने लगी। ये वेपन सच में कमाल का है। बस एक शॉक और इनकी सारी हेकड़ी निकल गई। तभी उसे हॉस्टल के बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। उसने बैल्कनी से बाहर देखा। पूरी कॉलेज की भीड़ स्टेडियम की तरफ भाग रही थी। ओह शिट, आज तो क्यू लिन शुए का कॉन्सर्ट है। अगर लेट हो गई तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। उसने स्टेडियम की तरफ भागते हुए मुझे टेक्स्ट किया, क्यू लिन शुए का कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, मैं स्टेडियम जाकर सीट रिजर्व कर रही हूँ। मैंने रिप्लाई किया, मैंने ऑलरेडी सीट रिजर्व कर ली है। तुमने सीट ढूंढ ली? पक्का सबसे लास्ट रो में मिली होगी। कोई बात नहीं, मैं वहीं आ रही हूँ। मैसेज सेंड करने के बाद लिन शुए तेजी से स्टेडियम के अंदर पहुंची। उसने लास्ट रो की तरफ देखा, पर वहां एक भी सीट खाली नहीं थी। पूरा स्टेडियम पैक था। लेकिन स्टेडियम के बिल्कुल सेंटर में मेन स्टेज के सामने वाली फर्स्ट रो में कुछ सीट्स खाली थीं और ली हाउचन उसी फर्स्ट रो में बैठा था, स्टेज के सबसे क्लोज वाली वीआईपी रो में। मैं वहां एक स्पेशल गेस्ट की तरह कॉन्सर्ट देखने आया था। ये 2 वीआईपी सीट्स मेरे असिस्टेंट बाई युनफे ने कॉलेज मैनेजमेंट से कहकर मेरे लिए रिजर्व करवाई थी। बाई युनफे और बाकी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे आसपास ही बैठे थे। तभी एक अच्छी दिखने वाली लड़की मेरे पास आकर बैठने लगी। एक्सक्यूज मी, ये सीट बुक्ड है। मैंने उसे रोकते हुए कहा, बुक्ड है? किसके लिए? मैं पीछे पलटा और क्राउड में लिन शुए को ढूंढकर उसे हाथ से इशारा किया। मैं उसे अपने पास लेकर आया और उसे अपनी साइड में बिठाकर चुपके से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे पास बैठे बाई युनफे ने जब ये देखा तो उसने तुरंत लिन शुए के फेस को अपने दिमाग में रजिस्टर कर लिया। बॉस को एक अगली लड़की पसंद है। शायद इस लड़की के लुक्स अच्छे नहीं हैं, पर बाकी क्वालिटीज टॉप टियर होंगी। मैंने लिन शुए की तरफ देखा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें क्यू लिन शुए का म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए मैं स्टेज के सबसे क्लोज वाली ये 2 वीआईपी सीट्स अरेंज करवा ली। ये सुनते ही लिन शुए की आंखें भर आईं। वो इमोशनल होकर बोली, ली हाउचन, तुम सच में कितने अच्छे हो। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी नाक खुजाई। तो फिर तुम अपना दिल थाम कर रखना, क्योंकि फ्यूचर में मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा स्पेशल फील करवाऊंगा। लिन शुए ने प्यार से आंखें बंद की और मेरे गाल पर किस कर दिया, लव यू। और अचानक पूरे स्टेडियम की लाइट्स ऑफ हो गई। सिर्फ एक सिंगल स्पॉटलाइट सीधा मेन स्टेज पर आकर गिरी। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी रेड कर्टन के पीछे से बाहर आई और सीधा स्पॉटलाइट के सेंटर में आकर खड़ी हो गई। एक सेकंड के लिए पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और अगले ही पल एक डेफनिंग शोर गूंज उठा। स्टूडेंट्स के इस मैसिव और पैशनेट क्राउड को देखकर क्यू लिन शुए भी अंदर से काफी एक्साइटेड फील कर रही थी। वो अपने जूनियर्स के इस क्रेजी सपोर्ट को एंजॉय कर रही थी। उस पूरे स्टेडियम का एनर्जी लेवल एकदम हाई था। कुछ देर बाद उसने अपना माइक्रोफोन उठाया और बोली, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सीनियर क्यू लिन शुए। मैं हूं आपकी सीनियर क्यू लिन शुए। उसकी मीठी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी, जिसे सुनकर चीयरिंग कर रहे स्टूडेंट्स अचानक शांत हो गए। मुझे यहाँ अपना कॉन्सर्ट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। म्यूजिक क्रिएट करना और कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना, ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सिंगिंग आपको करेज और कॉन्फिडेंस देगी। खैर, अब मैं और बातें नहीं करूंगी। अपना मैसेज मैं आपको अपने गानों के थ्रू दूंगी। अपनी सिंगिंग से आपको एनकरेज करूंगी। इतना कहते ही पूरे स्टेडियम में तालियां बजने लगीं। जैसे ही मेलोडी स्टार्ट हुई, स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते हुए पूरी एक्साइटमेंट के साथ क्यू लिन शुए को देखने लगे।
क्यू लिंचवे ने अपना माइक्रोफोन पकड़ा और बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने लगी। जैसे ही उसकी ब्यूटीफुल सिंगिंग पूरे स्टेडियम में गूंजी, सारे स्टूडेंट्स एकदम मेस्मराइज हो गए। लिंचवे बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और एडमायरेशन था। काश मैं भी कभी ऐसे स्टेज पर जाकर गा पाती। स्टेज पर जाकर गाने की फीलिंग कितनी अमेजिंग होती होगी ना। वहीं दूसरी तरफ मैं बहुत ही काम एक्सप्रेशन के साथ ये सब देख रहा था। सच कहूं तो चू लिंगशुई की आवाज सच में अच्छी है, पर उसके गानों की मेलोडी एकदम बकवास है। शुक्र है कि लिरिक्स थोड़े अच्छे हैं, वरना इसे सुनना तो टोटली इम्पॉसिबल था। आखिरकार जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने अपना फोन निकाला और दोदीजू खेलने लगा। 1 घंटे बाद 3-4 गाने गाने के बाद गेस्ट परफॉर्मेंस का राउंड आ गया। गेस्ट को स्टेज पर आकर अपने फेवरेट गाने गाने थे। तभी सारे स्टूडेंट्स ने लियू चिंगयांग की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। इतने सारे स्टूडेंट्स की डिमांड देखकर च्यू लिंगशुई ने स्टेज से लियू चिंगयांग को हाथ हिलाकर बुलाया। जूनियर सिस्टर लियू, सब आपको इतना पसंद करते हैं, आपकी सिंगिंग पक्का बहुत अच्छी होगी, प्लीज स्टेज पर आकर हमारे लिए गाइए। लियू चिंगयांग ने स्टेज पर जाकर जल्द ही अपना गाना खत्म किया। स्टेडियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे कि उसने बहुत अच्छा गाया। यहाँ तक कि बाई यूनफे भी इम्प्रेस होकर उसकी तारीफ करने लगा। लगता है हमारी इनलांग कंपनी को एक और पॉप प्रिंसेस मिलने वाली है। पर मुझे स्टेज पर खड़ी उन दोनों लड़कियों की परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग लग रही थी, इसलिए मैंने बोर होकर लिंचुए का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से चलते हैं, इन दोनों के गानों में कोई मजा नहीं है, इससे अच्छा तो मैं घर चलकर तुम्हें गाकर सुनाता हूँ। मेरी बात सुनकर लिंचुए ने जोर से हाँ में सिर हिलाया और मेरे साथ जाने के लिए खड़ी हो गई। रुको जरा। तभी अचानक क्यू लिंचुए ने स्टेज से मुझे आवाज लगाई। मैंने मुड़कर क्यू लिंचुए की तरफ देखा। क्या बात है? अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? यही कि तुम दोनों की सिंगिंग बिल्कुल बकवास है। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा जवाब दिया। यह सुनकर क्यू लिंचुए एकदम सन्न रह गई। उसने फ्राउन करते हुए कहा, जूनियर ब्रदर, इंसान को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। लियू चिंगयांग भी मुझे डिसअपॉइंटमेंट से घूर रही थी। बस करो ली होचन, तुम्हें मेरी अटेंशन पाने के लिए ऐसी घटिया और डिस्गस्टिंग हरकतें करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सीनियर क्यू का कॉन्सर्ट है। मेरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए तुम्हें ये सब बकवास करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी अटेंशन और मेरी हरकतें घटिया हैं। यह सुनकर मुझे अचानक हंसी आ गई। क्या कमाल का जोक मारा है तुमने। आंधी हो या तूफान, तुमने पूरे 1 साल तक मुझे प्रपोज किया है। क्या मैंने एक बार भी तुम्हें भाव दिया? पर हाँ, आज तुमने सक्सेसफुली मेरी अटेंशन पा ही ली। अभी तुम कह रहे थे ना कि मेरी और क्यू लिंचुए की सिंगिंग खराब है, तो फिर तुम खुद स्टेज पर आकर गाओ या अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि वो गाए, वरना तुम्हें अभी सबके सामने हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। लियू चिंगयांग की आंखें एकदम कोल्ड थीं और वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे बोल रही थी जैसे इस स्टेज की मेन स्टार वही हो। उसकी इन बातों ने स्टेडियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स को भड़का दिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सिर्फ भौंकना आता है क्या? अगर हिम्मत है तो स्टेज पर जाकर गाकर दिखा। सिर्फ बातें बनाना आता है, हिम्मत है तो स्टेज पर आ। इस दुनिया में ऐसे डिस्गस्टिंग लूजर्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? जजेस की सीट पर बैठा बाई यूनफे ये सब दिखकर टोटली शॉक में था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बॉस की कॉलेज में इतनी खराब रेपुटेशन है। और सबसे बड़ी बात, बॉस ने इस लियू चिंगयांग को पूरे 1 साल तक प्रपोज किया। बॉस वैसे भी कंपनी के मैटर्स में कभी इंटरफेयर नहीं करते थे, इसलिए नॉर्मल एम्प्लॉयज के लिए वो हमेशा एक मिस्ट्री बने रहते थे। अगर बॉस कह रहे हैं कि च्यू लिंगशुए और लियू चिंगयांग अच्छा नहीं गाती, तो क्या सच में ऐसा है? बाई यूनफे अभी ये सोच ही रहा था कि मैंने स्टेज पर कदम रख दिया। पलक झपकते ही पूरे स्टेडियम में मौत का सन्नाटा छा गया। लिंचुए को छोड़कर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सच में स्टेज पर जाने की हिम्मत करूंगा। मुझे स्टेज पर देखकर लिंचुए वापस अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक चमक थी और फेस पर पूरी एक्साइटमेंट थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि मेरी पियानो मेलोडी कमाल की है। उसने मुझे कभी गाते हुए नहीं सुना था, पर फिर भी उसे मुझ पर पूरा कॉन्फिडेंस था। ऑल द बेस्ट ली हाओचन। लिंचुए ने क्राउड से जोर से चिल्लाकर मुझे एनकरेज किया। मैंने लिंचुए की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर मुड़कर सीधा लियू चिंगयांग के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसके हाथ से माइक्रोफोन लिया और पूरे क्राउड की तरफ फेस करके बोला, गाना शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं लियू चिंगयांग को इसलिए प्रपोज नहीं कर रहा था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ट्रूथ एंड डेयर गेम तो सबने खेला होगा ना। मैं एक गेम हार गया था और मैंने डेयर चूज किया था, और वो डेयर था लियू चिंगयांग को पूरे 365 डेज तक प्रपोज करना। एनीवे, अब मैं आपके सामने 3 गाने गाऊंगा। पहले ट्रैक का नाम है इफ दिस इजंट लव। जैसे ही मेरी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजी, वहां बैठे हर एक स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये गाना, ये आवाज इतनी अमेजिंग कैसे हो सकती है? क्या ये इफ दिस इजंट लव ट्रैक सच में ली हाओचन गा रहा है?
पूरे स्टेडियम में ओ माय गॉड और होली शिट की आवाजें गूंजने लगी। सारी लड़कियां मेरी सिंगिंग से पूरी तरह मेस्मराइज हो चुकी थीं और उनमें क्यू लिंगशुए भी शामिल थी। क्यू लिंगशुए की पूरी बॉडी में एक शिवर दौड़ गया। उसका सारा कॉन्फिडेंस मानो चूर चूर हो गया। ये गाना उसके गाए हुए अब तक के सारे गानों से लाख गुना बेटर था। और लियो चिंगयान जो मुझे इतनी डिस्गस्ट और एरोगेंस से देख रही थी, उसकी नजरों में अब सिर्फ और सिर्फ शौक था। इस शौक के साथ साथ उसे मेरी कही हुई वो बात याद आई जिससे उसका दिल बुरी तरह से जल रहा था। ट्रूथ एंड डेयर हारने की वजह से उसने मुझे प्रपोज किया। ये एक्सक्यूजेस किसी बच्चे को जाकर देना। वहीं स्टेज के नीचे बैठी लिन शुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़े पूरी एडमिरेशन के साथ मुझे ही घूरे जा रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, मेरा ट्रेजर बॉय कितना हैंडसम है। मैंने बिना रुके एक ही सांस में पूरा गाना खत्म किया और बिना किसी को रिकवर होने का टाइम दिए मैं सीधा जाकर पियानो के सामने बैठ गया। इस ट्रैक का नाम है नॉकटर्न। जैसे ही पियानो की वो मैजिकल और सूदिंग मेलोडी बजनी शुरू हुई, स्टेज पर खड़ी उन दोनों लड़कियों की आंखें एकदम चमक उठीं और उनकी हार्ट बीट तेज हो गई। ये मेलोडी सच में कितनी परफेक्ट है। लियू चिंगयन ने अपनी ड्रेस का कोना कसकर पकड़ लिया। उसे अंदर ही एडमिट करना पड़ रहा था कि मेरा गाया हुआ ये ट्रैक नॉकटर्न उसके सबसे फेमस ट्रैक डस्ट इन द क्लाउड से कहीं ज्यादा बेटर था। मेरे ट्रैक के सामने उसका वो गाना एकदम ऑर्डिनरी बल्कि ट्रैश लग रहा था। और जैसे ही मैंने इस मेलोडी के साथ गाना शुरू किया, मेरी सूदिंग आवाज ने पूरे स्टेडियम को एक अलग ही वाइब में डाल दिया। स्टेज के नीचे बैठे जजेस जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सब झटके से अपनी सीट से खड़े हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख और एक्साइटमेंट थी। ब्रिलियंट, ये ट्रैक सच में एक मास्टरपीस है। हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का फ्यूचर अब पक्का ब्राइट है। इस लड़के का नाम क्या है? क्या ये म्यूजिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है? हेलो असिस्टेंट, मुझे 1 मिनट के अंदर इस लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड चाहिए, बहुत जल्द। मैंने अपना गाना खत्म किया। पूरे स्टेडियम में अभी भी एक एब्सोल्यूट साइलेंस था। जो स्टूडेंट्स कुछ देर पहले मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो अब अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी हो रहे थे। उनका ईगो पूरी तरह से क्रश हो चुका था। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लिन शुए को स्टेज पर आने का इशारा किया। आ जाओ, मेरी डांस पार्टनर बनो। तीसरा ट्रैक, नेवर रिग्रेट दिस लाइफ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाऊंगा। ये सुनकर लिन शुए एक पल के लिए फ्रीज हो गई। उसका दिल खुशी और एक्साइटमेंट से जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें चमक उठी। पर मुझे डांस करना नहीं आता। कोई बात नहीं, बस फ्री स्टाइल करना, और अगर कुछ ना समझ आए तो बस मेरे पास खड़ी रहना। लिन शुए ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा ओके। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, पर फिर भी उसने सोचा, अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है तो चाहे आग के दरिया से गुजरना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं अपने बॉयफ्रेंड की इंसल्ट नहीं होने दे सकती। लिन शुए स्टेज पर आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने एक हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा और दूसरे हाथ से प्यार से लिन शुए का हाथ थाम लिया। मेरी आंखें पूरी सॉफ्टनेस के साथ सिर्फ उसे ही देख रही थी। मैंने गाना स्टार्ट किया और साथ ही साथ लिन शुए को भी रिदम पर लीड करने लगा। लिन शुए का डांसिंग टैलेंट सच में अमेजिंग था। 1 मिनट से भी कम टाइम में उसने पूरी तरह से मेरी रिदम को मैच कर लिया था। वहां बैठे सारे लोग मेरी ब्यूटीफुल सिंगिंग और लिन शुए की ग्रेसफुल डांस मूव्स में पूरी तरह से खो गए थे। उनके दिमाग में बनी मेरी और लिन शुए की वो लूजर और अगली वाली इमेज हमेशा के लिए टूट चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां खुद को लिन शुए की तारीफ करने से रोक नहीं पाई। वाओ, लिन शुए कितना अच्छा डांस कर रही है। वो सच में इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल अगली गर्ल है। गाना फिनिश करने के बाद मैंने माइक्रोफोन वापस पियानो पर रखा और लिन शुए का हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतर गया। और कुछ ही सेकंड्स में हम उस भीड़ की नजरों से दूर हो गए और स्टेज पर खड़ी लियो चिंगयान और च्यू लिन शुए इस वक्त सबसे ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। उनके गाए हुए गाने सच में वैसे ही थे, ऑर्डिनरी और ट्रैश। मेरे गाए हुए वो 3 ट्रैक्स म्यूजिक इंडस्ट्री के टॉप चार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थे। इस एम्बैरेसमेंट के अलावा उन दोनों के अंदर एक गहरी डिसअपॉइंटमेंट और सेल्फ डाउट भर चुका था। उनका सारा प्राइड और एटीट्यूड मैंने एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया था। लियू चिंगयन ने एक डीप ब्रेथ ली और खुद को जबरदस्ती काम करते हुए स्टेज से नीचे उतर गई। च्यू लिंगशुए ने अपना माइक्रोफोन उठाया और एक फेक स्माइल के साथ अपनी क्लोजिंग स्पीच दी। आई होप आज का कॉन्सर्ट आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मैं फ्यूचर में और मेहनत करूंगी और आपके लिए और भी बेटर म्यूजिक क्रिएट करूंगी। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आखिर में मैं स्टूडेंट ली हाओचन को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि आसमान से ऊपर भी एक आसमान होता है और टैलेंट की कोई लिमिट नहीं होती। इतना कहकर वो भी स्टेज से नीचे उतर गई। उधर गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर
मैंने लिन शुए को हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर जाते हुए देखा और फिर मुड़कर अपने बॉयज हॉस्टल की तरफ चल दिया। अपने रूम में वापस आकर लिन शुए चेयर पर बैठी और अपने दोनों हाथों से चेहरा पकड़कर ब्लैंकली दीवार को घूरने लगी। तभी उसकी रूममेट्स रूम के अंदर आईं और उन सबकी आंखों में लिन शुए के लिए सिर्फ एनवी और जेलसी थी। लिन शुए, मैंने पहले तुम्हें जो बुली किया था उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हें कभी बुली नहीं करूंगी। प्लीज हमें माफ कर दो। मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ थी। अगर तुम हमें माफ नहीं करना चाहती तो मत करो, पर प्लीज हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक मत देना, वो बहुत पेनफुल था। मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग ही फट जाएगा। लिन शुए ने शांति से अपनी रूममेट्स को देखा और बोली, अगर मैं तुम सबको जोरदार थप्पड़ मारूं और फिर तुम्हें सॉरी बोलूं तो क्या तुम खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लोगी? उसकी रूममेट्स ने तुरंत डर के मारे सिर हिला दिया। हाँ, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे, खुशी से कर लेंगे। लिन शुए ने बिना एक सेकंड सोचे अपना हाथ उठाया और उन तीनों को एक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जो सिर्फ दो मीठी बातें सुनकर पिघल जाए और सब भूल जाए। ठीक है, अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया। लिन शुए बाहर से एकदम काम दिख रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल सेटिस्फैक्शन और एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने पास बुलिंग का बदला इस तरह ले पाई। आज के बाद कोई भी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन शुए, अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया ना? तो क्या अब हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, अब सारे गिले शिकवे खत्म। अब से हम सब अच्छी सिस्टर्स की तरह रहेंगे। लिन शुए ने एक पल के लिए सोचा और फिर साफ शब्दों में मना कर दिया, आई एम सॉरी, हम सिर्फ रूममेट्स हैं, फ्रेंड्स नहीं। पहले जब मेरा कोई सपोर्ट नहीं था तो तुमने मुझे बुली किया, और अब ली हाओचेन का ट्रू टैलेंट और पावर देखने के बाद तुम सब मुझे मास्का लगाने आ गई हो। मैं इंट्रोवर्ट जरूर हूं, पर बेवकूफ नहीं। मुझे ऐसे फेक और डॉग लाइक फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं चाहिए। लिन शुए की ये खरी खोटी बातें सुनकर उसके रूममेट्स ने एक वर्ड भी नहीं बोला, बस शर्मिंदगी से एक ऑकवर्ड स्माइल दे दी। उसी वक्त मेरे फोन से लिन शुए को वी चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुम्हारी रूममेट्स अब भी तुम्हें परेशान कर रही हैं? उनका एटीट्यूड अब पूरी तरह चेंज हो गया है। अभी उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे उन्हें थप्पड़ मारने को कहा। तो क्या तुमने मारा? हाँ, मार दिया। क्या मैं कुछ ज्यादा ही मीन और छोटी सोच वाली बन रही हूँ? बिल्कुल सही किया। ऐसे घटिया लोगों के साथ बड़प्पन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें इतना बुरी तरह रुलाया और बुली किया है, एक थप्पड़ तो बहुत कम सजा है उनके लिए। सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि अगर वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो मैं कॉलेज अथॉरिटी से कहकर उन्हें एक्सपेल करवा दूंगा। मेरा ये टेक्स्ट पढ़कर लिन शुए शॉक में अपना फोन घूरने लगी। क्या तुम सच में कॉलेज अथॉरिटी से कहकर उन्हें एक्सपेल करवा सकते हो? तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, मैं इस कॉलेज का थर्ड मेजर शेयर होल्डर हूं। मेरी ये आइडेंटिटी सिर्फ कॉलेज प्रिंसिपल और मेरी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स को पता है। ये मैसेज पढ़कर लिन शुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एक ऐसी हिडन आइडेंटिटी भी होगी। वो कितना आउटस्टैंडिंग है। क्या मैं सच में उसके लायक हूं? सुनो, मेरी रियलिटी या आइडेंटिटी जो भी हो, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अपने दिमाग में कभी ये ख्याल मत लाना कि तुम मेरे डिजर्विंग नहीं हो। लव कभी मैचिंग स्टेटस या लुक्स के बारे में नहीं होता, ये कनेक्शन और कंपैटिबिलिटी के बारे में होता है। मेरे इस मैसेज ने लिन शुए के दिल में एक बहुत ही वार्म फीलिंग जगा दी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी थिंकिंग और पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया हो। ये लाइन कितनी परफेक्ट है ना। लिन शुए ने मेरे भेजे हुए उन सारे मैसेजेस को फेवरेट्स में सेव कर लिया। कभी अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया। वो भागकर वॉशरूम में गई और अपने फेस से वो फेक मार्क्स वाली स्किन हटा दी। उसने वार्म वाटर से अपना फेस वॉश किया और फिर अपने रियल फ्लॉलेस फेस की एक ब्यूटीफुल सेल्फी क्लिक करके मुझे सेंड कर दी। ये फोटो मैंने एडिट की है। तुम चाहो तो इसे अपने फोन की लॉक स्क्रीन या वॉलपेपर बना सकते हो। दूसरी तरफ मैं लिन शुए की रियल फोटो को देखकर एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। मुझे लगा कि शायद अब वो मेरे सामने अपना रियल फेस रिवील करने वाली है, पर उसका अगला मैसेज पढ़कर मेरे चेहरे पर एक हेल्पलेस स्माइल आ गई। एडिटेड फोटो है ना, चलो ठीक है, अगर तुम यही बहाना चाहती हो तो मैं इसे वॉलपेपर लगा लेता हूँ। अपना लॉक स्क्रीन वॉलपेपर सेट करने के बाद मैंने उसे रिप्लाई किया, मैंने वॉलपेपर सेट कर लिया है, अब मैं तुम्हें अपनी एक सेल्फी भेजता हूँ, तुम भी उसे अपनी लॉक स्क्रीन पर सेट कर लो। मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है। जब तुम स्टेज पर गा रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी बहुत सारी फोटोज क्लिक की थी। तुम उसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये मैसेज पढ़कर मेरे फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। इस लड़की की आंखों में सच में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आधे घंटे बाद मैंने अपना फोन पॉकेट में रखा और क्लास अटेंड करने चला गया। क्लास में बैठे हुए मुझे अचानक वी चैट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल पिक्चर में एक काफी अट्रैक्टिव लड़की की सेल्फी थी जिसकी वाइब एकदम बॉसी और डोमिनेंट लग रही थी। मैंने बिना एक सेकंड सोचे उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया।
किसी भी अननोन लड़की की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना। ये पॉलिसी मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करनी ही थी। क्लास खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला। जैसे ही मैं बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा, मेरा रास्ता एक लड़की ने रोक लिया। उसने ब्लैक फसल टॉप और ब्राउन शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसकी लॉन्ग वाइट लेग्स पूरी तरह हाईलाइट हो रही थी। मेरा नाम गु यीफे है। मैं बगल वाले वोकेशनल कॉलेज की ब्यूटी क्वीन हूँ और मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ। मैंने सुना था कि जांघाई वोकेशनल कॉलेज का माहौल काफी मेसी है। वहां हमेशा ऐसे ड्रामा देखने को मिलते रहते हैं। मैंने बहुत काम टोन में कहा, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। पर गु यीफे हार मानने वालों में से नहीं थी। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी तो डिवोर्स हो जाता है ना। मैं तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड से लाख गुना ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मेरा फिगर भी उससे बेटर है। और हाँ, मैं कोई गोल्ड डिगर नहीं हूँ। मेरी फैमिली का खुद का बिजनेस है और हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनते हो तो मैं तुम्हारे म्यूजिक करियर को अनकंडीशनली सपोर्ट करूंगी और तुम्हारे लिए एक टॉप प्रोफेशनल टीम भी अरेंज करके दूंगी। आई एम सॉरी, पर तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मैंने अपनी नाक खुजाते हुए कहा। और रही बात पैसों की, तो मैं गरीब नहीं हूं। तुम अपने दिमाग में कोई गलत फहमी मत पालो। मुझे समझ नहीं आता तुम उस लिन शुएल क्या देखते हो। वो तो एक अगली दाग वाली लड़की है। तुम दोनों का कोई मैच ही नहीं है। गु यीफे का फेस एकदम इरिटेट हो गया। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक टाइटल है, लिटिल फेरी। गु यीफे इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहती थी, इसलिए उसे पता था कि लिटिल फेरी एक इंसल्टिंग स्लैंग है। तुमने मुझे लिटिल फेरी कैसे बोला? तुम बस दो चार गाने ही तो गा लेते हो। इसमें इतना हवा में उड़ने वाली क्या बात है? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई सीरियस प्रॉब्लम है। तुम्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। मैं खुद चलकर तुम्हें प्रपोज करने थी। ये तुम्हारे लिए एक ऑनर होना चाहिए था। मैंने तुम्हें इज्जत क्या दे दी? तुम तो खुद को कोई सुपरस्टार समझने लगे। सच कहूं तो मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पास आई थी। चीप लूजर। ये सारी भड़ास निकालकर गु यीफे ने गुस्से से टर्न लिया और वहां से चली गई। मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था और मैं आराम से कैंटीन की तरफ जाने लगा। मैंने लिन शुए से कैंटीन के गेट पर मिलने का प्रॉमिस किया था। और जहां तक उस गु यीफे की बात है, मेरे लिए वो शुरू से लेकर आखिर तक बस एक मजाक थी। एक स्मार्ट इंसान कभी भी ऐसी एंटाइटल्ड लिटिल फेरी टाइप लड़कियों से आर्ग्यू नहीं करता, ना ही उन पर गुस्सा करके उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करता है। उन्हें उनके डिल्यूजनल कॉन्फिडेंस में ही खुश रह देना चाहिए। उसी वक्त पास वाली बिल्डिंग से क्लास खत्म करके बाहर आ रही लिन यूएक्स ने ये पूरा सीन देख लिया। उसने देखा कि कैसे उस गु यीफे ने मुझे इतनी गालियां दी और मैंने पलटकर एक वर्ड भी नहीं बोला। ये देखकर लिन यूएक्सी के चेहरे पर डीप डिसअपॉइंटमेंट आ गई। कोई तुम्हें इतना बुरा भला कह रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। अगर तुम में हिम्मत थी तो उस ब्यूटी क्वीन को उसी की लैंग्वेज में जवाब देते। लिन यूएक्सी के दिमाग में मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेज आया, घर का शेर। तुम्हारे इस टैलेंट का क्या फायदा जब तुम उसे स्टैंड लेने के लिए यूज ही नहीं कर सकते? मुझे लगा था कि तुम एक हिडन जीनियस हो। यहाँ तक कि तुम्हारी परफॉर्मेंस से मैं खुद इंटिमिडेट हो गई थी। पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझसे भी लो लेवल की लड़की जब तुम्हारी इंसल्ट करेगी तो तुम ऐसे डरपोक बन जाओगे। क्या डरपोक है? एक वर्ड भी नहीं बोला। इंसान में टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, लिन यूएक्सी ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। और ये सोचकर उसे थोड़ा बेटर फील हुआ। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। बाई यूनफे का वीचैट मैसेज था, आई एम सो सॉरी, मुझे अचानक एक अर्जेंट काम आ गया था तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने नहीं आ पाया। कल मैं दोबारा कॉलेज आऊंगा। लिन यूएक्सी ने मैसेज पढ़कर एक पल के लिए सोचा और फिर रिप्लाई किया, मुझे फिलहाल इनलैम कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बाई यूनफे का मैसेज आया। मुझे लगता है कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है, लिन यूएक्सी ने रिप्लाई किया। असल में बाई यूनफे का मुझे छोड़कर ली हाउचन के पीछे भागना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात हुई थी, अब ये अचानक कैसे पलट गया? लिन यूएक्सी ने बाई यूनफे को रिप्लाई करने के बाद वांग जोंग का कॉन्टैक्ट खोला। वांग जोंग, मैं क्वाइफेंग कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। वेलकम टू द टीम। अगर तुम आज फ्री हो तो शाम 7:30 हांगकांग के टीवी आ जाओ, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। उसी वक्त कॉलेज की कैंटीन में मैं और लिन शुए साथ में डिनर कर रहे थे। मैंने उसे गु यीफे के बारे में बताया कि कैसे उसने मुझे प्रपोज किया। ये सुनते ही लिन शुए का फेस हल्का रेड हो गया और वो सॉफ्टली बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, बाकी लड़कियों को बोल दो दूर रहें। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ। ये लड़की इतनी ओपनली अपना क्लेम जता रही है। सच कहूं तो ये काफी क्यूट लग रहा था। इतनी शाय और वीक लड़की अगर ये बात बोल रही है तो उसने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी होगी। अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? लिन शुए का फेस अब पूरी तरह टोमेटो की तरह रेड हो चुका था। मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, मैंने स्माइल करते हुए कहा। लिन शुए सिर झुकाकर चुपचाप खाने लगी। उसके दिल में मैं उसका प्रिंस चार्मिंग था
और जब तुम्हारा क्रश तुम्हें ऐसे घूरे तो ब्लश करना तो बनता है ना। मुझे सच में उसका ये ब्लश करना बहुत क्यूट लग रहा था, तो मैंने बस उसे देखना कंटिन्यू रखा। लिन शुए ने जैसे ही आंखें उठाई और मेरी नजरों से नजरें मिली, उसने तुरंत वापस सिर झुका लिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दिन ब दिन और शाय होती जा रही हो। तुम जितने आउटस्टैंडिंग हो, मैं उतना ही ज्यादा शाय फील करती हूँ, लिन शुए धीरे से कहा। मैंने अपना सिर खुजाया। सच में लड़कियों का दिमाग लड़कों से बिल्कुल अलग होता है, ऐसा क्यों? मोस्टली केसेस में लड़का जितना आउटस्टैंडिंग होता है, लड़की उसे उतना ही ज्यादा पसंद करती है। और जब लड़की किसी लड़के को बहुत पसंद करती है तो वो ब्लश करती है। लिन शुए की बात सुनकर मुझे झटके से समझ आया। ओह, तो ये बात है। मतलब अगर कोई लड़की तुम्हें देखकर ब्लश कर रही है तो 90% चांस है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है। सिस्टम ने मुझे एक लव गाइड बुक रिवॉर्ड में दी थी। मैंने गाइड बुक का सारा कंटेंट याद तो कर लिया था, पर क्योंकि पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी तो मुझे उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करने का चांस ही नहीं मिला। डिनर के बाद हम केटीडी चलेंगे, ठीक है? मैंने पूछा। सिर्फ हम दोनों? मैं तुम्हें कुछ और गाने भी गाकर सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल। लिन शुए की आंखें खुशी से चमक उठी। मैंने एक स्लाई स्माइल के साथ धीरे से कहा, और आज रात हम होटल में स्टे करेंगे। लिन शुए एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। उसके फेस से रेडनेस अभी गई थी। वो दुगनी स्पीड से वापस आ गई। हालांकि उसने बहुत सॉफ्टली रिप्लाई किया था, पर मैंने उसे सुन लिया था। मुझे अब 99% श्योर था कि आज रात तो बात बन ही जाएगी। डिनर के बाद हम दोनों कॉलेज ग्राउंड में वॉक कर रहे थे, तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, हाउ ब्रो, हाउ ब्रो। इस साल के टॉप 10 सिंगर्स कंपटीशन में तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरा फुल सपोर्ट है तुम्हें। मैंने मुस्कुराते हुए उस स्टूडेंट को नोट किया, बस ये शो करने के लिए कि मैं कोई एरोगेंट इंसान नहीं हूँ। जब कोई प्यार से बुला रहा है तो थोड़ा रिस्पॉन्ड तो करना ही चाहिए, मुझे लगता है। अब सब लोग हमें अच्छी नजरों से देखते हैं, लिन शुए ने कहा। लोगों की आंखों में वो फ्रेंडलीनेस देखकर उसे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ पल बाद उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। ली हाओचन, क्या हम सच में आज रात होटल में रुकने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर कल क्या मैं तुम्हें अपने डैड से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ? लिन शुए इतनी नर्वस थी कि उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ श्योर। लिन शुए एकदम शॉक रह गई। उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगा। चाहे आज रात हम होटल में रुके या ना रुके, मैं तुम्हारे डैड से जरूर मिलूंगा, मैंने पूरे सीरियस टोन में कहा। और याद रखना, तुम मुझे अपने घर इसलिए नहीं ले जा रही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होटल में रुक रहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद मुझे अपने घर ले जाना चाहती हो। मेरी ये बात सुनकर लिन शुए की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ली हाओचन के मॉरल्स कितने स्ट्रांग हैं। उसने आज तक कोई ऐसा लड़का नहीं देखा था जिसकी थिंकिंग इतनी क्लियर और प्योर हो। लिन शुए, अगर तुम होटल में मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो तुम्हें सीधा मना कर देना चाहिए। याद रखना, कभी भी वो मत करना जो तुम दिल से ना करना चाहो। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती, बस जब लिन शुए ने चाहती हूँ कहा तो उसे लगा जैसे उसने कुछ ज्यादा ही ओपनली बोल दिया है। वो एकदम नर्वस हुई। मैं हंस पड़ा। इतना टेंशन मत लो, अभी हम होटल नहीं जा रहे हैं। लिन शुए ने नोट किया और अपनी स्पीड बढ़ा दी। हो गॉड, कितना एम्बैरेसिंग है ये सोचकर कि आज रात मैं चीन लैंग के साथ होटल में रुकूंगी। मैं बहुत नर्वस हूं पर थोड़ी एक्साइटेड भी हूं। पूरे रास्ते हमने कोई बात नहीं की। हम हांगकांग केटीवी पहुंचे, जो मेरा ही था। एंट्री रजिस्टर करने के बाद मैं लिन शुए को टॉप फ्लोर के वीआईपी रूम में ले गया। ये रूम काफी एक्सपेंसिव होगा ना? लिन शुए ने हेजिटेशन से पूछा। नॉट रियली, बस 500 पर आवर। 500 पर आवर, ये तो बहुत महंगा है। मैंने अपनी आंख की तरफ पॉइंट किया। क्या हुआ? लिन शुए ने कंफ्यूज होकर पूछा। मैंने अपनी आंखें ब्लिंक की। बस इतनी देर में मैंने कई थाउजेंड्स खर्च कर दिए हैं सिर्फ आंखें ब्लिंक करने में। लिन शुए का मुंह खुला का खुला रह गया। ली हाओचन के पास आखिर कितने पैसे हैं? मैंने हंसते हुए कहा। मैं तो अभी बहुत कम बता रहा हूं, तुम्हें तो पता है ना, मैं शो ऑफ नहीं करता। लिन शुए कंप्लीटली स्टन्ड थी। ली हाओचन इतनी अच्छी सिंगिंग करता है, हैंडसम भी है और इतना रिच भी है, फिर वो मुझ जैसी अगली लड़की को क्यों पसंद करेगा, भले ही मेरा नेचर कितना भी अच्छा हो। पर ली हाओचन, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? डर लग रहा है कि कहीं तुम गुस्सा ना हो जाओ। पूछो, मैंने काम नहीं कहा। तुम इतने रिच हो, हैंडसम हो, सिंगिंग इतनी अमेजिंग है, इतने आउटस्टैंडिंग होने के बाद भी तुम्हें मुझ जैसी लड़की कैसे पसंद आ रही, जो ना ब्यूटीफुल है, ना टैलेंटेड है और ना ही बैकग्राउंड स्ट्रांग है? लिन शुए ने बहुत सीरियसली पूछा। मैंने अपनी नाक खुजाते हुए कहा, मुझे बस एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे सिंसियरली प्यार करे, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तुम्हें तो पता है पहले कॉलेज में मेरी रेपुटेशन कितनी खराब थी। तुम्हारे अलावा क्या किसी ने भी मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश की थी? टैलेंट, लुक्स, मनी, इन सब का प्यार में क्या काम? और सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी लड़की से कम हो।
बल्कि मुझे लगता है तुम में बहुत पोटेंशियल है, बस किसी ने तुम्हें डिस्कवर नहीं किया। मैं तुम्हारे सारे हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे आउटस्टैंडिंग लड़की बनाऊंगा। मैंने बड़े प्यार से लिन शुए के बाल सहलाए। पगली, मेरे सामने कभी इनसिक्योर फील मत करना। तुम मेरी लाइफ की सबसे ब्राइट लाइट हो। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझे मिली। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम भी मुझे हमेशा प्यार करोगी। अगर किसी दिन तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं सच में मर जाऊंगा। मेरी बातें सुनकर लिन शुआ की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने तुरंत अपना हाथ मेरे होठों पर रख दिया। चुप रहो, ऐसा कभी मत बोलना। मैं तुम्हें कभी 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 छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने लिन शुई को उसकी वेस्ट से पकड़ा और अपनी तरफ पुल किया और फिर मैंने उसे डीपली किस किया। ये किस इतना इंटेंस था कि जैसे कोई आग लग गई हो। लिन शुई भी मुझे पूरी पैशन के साथ रिस्पॉन्ड कर रही थी और एग्जैक्टली उसी सेकंड लिन यूएक्सी केटीवी में वांग जोंग से मिलने आई थी और उसने ये सब देख लिया। लिन यूएक्सी एक पल के लिए फ्रीज हो गई। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और हॉलवे में खड़े होकर किस कर रहे हैं? ये लोग मुझे शो ऑफ कर रहे हैं क्या? वो एकदम इरिटेट होकर एलिवेटर की तरफ गई और थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया। वांग जोंग रूम 301 में वेट कर रहे हैं। कुछ मिनट्स बाद मैं और लिन श्वे फोर्थ फ्लोर के सुपर वीआईपी रूम में पहुंचे। चलो अपने फेवरेट गाने सेलेक्ट करो, मैं तुम्हें गाकर सुनाऊंगा। ओके। लिन श्वे ने जो गाने सेलेक्ट किए वो मोस्टली ट्रेंडिंग पॉप ट्रैक्स थे। यार ये गाने तो बहुत ही बकवास है, मेरा गाने का मन नहीं कर रहा। ली हाउचन, क्या तुम मुझे इफ दिस इजंट लव गाना सिखाओगे? मैंने स्माइल किया। हाँ बिल्कुल सिखाऊंगा। जब मैं लिन शुए को हाई पिच वाला लव टू द डेथ गाना सिखा रहा था, अचानक के टीवी रूम के दरवाजे पर जोर से किसी के टकराने की आवाज आई। वीआईपी रूम का डोर अंदर से लॉक हो सकता था तो मैंने लॉक कर दिया था ताकि कोई वेटर डिस्टर्ब ना करे। अगर ये कोई वेटर होता तो वो इतनी जोर से दरवाजे पर धक्का नहीं मारता। मैंने डोर खोला और देखा कि लिन यूएक्सी दरवाजे पर गिरी पड़ी है। मैंने झटके से साइड होकर उसे अवॉइड किया और वो सीधा जमीन पर गिर गई। उसमें से अल्कोहल की बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही थी। लिन यूएक्सी ये यहाँ क्या कर रही है? लिन शुए ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता, लगता है बहुत पी रखी है इसने। शायद ये घर जाने की कंडीशन में नहीं है। क्या ये यहाँ अकेली आई थी? अब हम क्या करें? लिन शुए ने टेंशन में पूछा। तुम इसे उठाकर सोफा पर लिटा दो, मैंने कहा। लिन शुए बचपन से ही घर के काम करती आ रही थी तो वो काफी स्ट्रांग थी और लिन यूएक्सी का वेट कुछ 50 किलोग्राम के आसपास ही होगा। लिन शुए ने उसे उठाया और सोफा पर लिटा दिया पर वो खुद काफी हांफने लगी थी। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी मैंने देखा एक मस्कुलर हेवी बिल्ड वाला आदमी जो ब्लैक टैंक टॉप पहने हुए था हॉलवे में चला आ रहा है। ओए लड़के, तूने यहाँ किसी लड़की को देखा है? प्रिटी सी, खाकी जैकेट पहनी हुई, काफी ड्रंक थी। उसकी आवाज बहुत भारी और रफ थी। मैंने हेड शेक किया। नहीं। उस आदमी ने केटीवी रूम के अंदर झांकने की कोशिश की पर अंदर लाइट बहुत डिम थी तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। और तभी सोफा पर लेटी लिन यूएक्सी ने नींद में बुदबुदाया पानी और कोइंसिडेंटली माइक्रोफोन बिल्कुल उसके मुंह के पास रखा था। उसकी यह हल्की सी आवाज सीधा उस भारी भरकम आदमी के कानों में गूंज गई। वो आदमी उस आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता था। उसने तुरंत मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मेरी बहन ने बहुत पी रखी है और तू कह रहा है कि तूने उसे नहीं देखा। तू उसके साथ क्या करने वाला था बे? वो आदमी चिल्लाते हुए मेरी तरफ लपका। ये सुनकर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। बहन? कौन सी बहन बे? और मैं क्या करने वाला था? मुझे तो लग रहा है कि तू खुद के टीवी में लड़कियां ढूंढ रहा है, चाहे जो भी हो। जब तक लिन यूएक्सी होश में नहीं आ जाती हम सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। डैम, मैं उसे इस हालत में ऐसे किसी स्ट्रेंजर के हवाले तो नहीं कर सकता। उस आदमी ने सीधा मेरे मुंह पर मुक्का मारा। मैंने स्पीड से डक किया और उसके घुटने पर एक जोरदार किक मारी। वो भारी आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसने हैरान होकर मुझे देखा। वाह लड़के, तुझमें तो दम है। लगता है मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने दोबारा मुझ पर पंच किया। इस बार मुझे लगा जैसे कोई पहाड़ मेरी तरफ आ रहा है। वो आदमी सच में बहुत स्ट्रांग था पर मुझे हराने के लिए ये काफी नहीं था। मैंने स्पीड से उसके करीब जाकर उसकी आर्मपिट पर हिट किया, फिर अपनी एल्बो से उसके शोल्डर ब्लेड पर वार किया और फिर एक हाई किक सीधा उसके सिर पर जड़ दी। मेरे मूव्स इतने फास्ट थे कि जैसे कोई ब्लर हो। रूम के अंदर से लिन शुए ये सब देख रही थी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ली हाउचन को मार्शल आर्ट्स भी आता है, ये तो बहुत कूल है। इसके मूव्स कितने फास्ट और एक्यूरेट हैं। वो भारी आदमी तो ली हाउचन के सामने कुछ भी नहीं है। वो आदमी मेरी बीटिंग से पूरी तरह टूट चुका था। वो घुटनों के बल गिर गया और पीछे हटने लगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और 110 डायल करने लगा। मैं तुझे हरा नहीं सकता पर मैं पुलिस को तो बुला सकता हूँ ना। हेलो,
होंगवांग केटीवी में एक लड़के ने मेरी ड्रंक बहन को अपने रूम में बंद कर लिया है। जल्दी आओ। तू उसे पीट क्यों नहीं देता? मुझे कॉल क्यों कर रहा है? पुलिस ऑपरेटर ने पूछा। मैं उससे हार गया। उस आदमी ने एम्बैरेसिंग फेस के साथ कहा, व्हाट? तू भी किसी से हार सकता है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, पुलिस ऑपरेटर ने कहा। मुझे लगा वो अपने गुंडों को बुला रहा है। मेरी आंखें और ठंडी हो गई। अच्छा, लड़ाई में हार गया तो अब पुलिस बुलाएगा? कितना कावर्ड है तू। ठीक है, बुला ले जिसे बुलाना है, मैं भी बुलाता हूँ। मैंने रीचैट पर बॉल च्यांग नाम के एक कॉन्टैक्ट को मैसेज किया। च्यांग, होंगवांग केटीवी वीआईपी रूम के बाहर कोई तमाशा कर रहा है, अपने बाउंसर्स को लेकर आ। यस बॉस ली, फाइनली आपने मुझे कोई काम दिया। मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैंने फोन वापस पॉकेट में रखा। कुछ ही देर में 1012 बाउंसर्स हाथों में स्टन बैटन्स लिए पूरे एटीट्यूड के साथ हॉलवे में आ गए और उन्होंने उस आदमी को घेर लिया। तुमने तुमने इन बाउंसर्स को बुलाया है? वो आदमी डर गया। ये लड़का केटीवी के सबसे टॉप वीआईपी रूम में है, मतलब ये पक्का कोई रिच ब्रैट होगा। और हांगकांग केटीवी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी इसे जानते हैं। इसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है, और अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो आदमी चिल्लाया। तू तू किसे डरा रहा है बे? तुझे क्या लगता है बॉडी बिल्डर होने से तू हमें डरा लेगा? मिस्टर ली हमारे क्यांग ब्रो के भी बॉस है, मतलब वो हमारे भी बॉस हुए। मिस्टर ली बहुत ही रिस्पेक्टेड और ऑनेस्ट इंसान है। वो किसी लड़की को किडनैप क्यों करेंगे? और वैसे भी हांगकांग केटीवी का बिजनेस इतना टॉप पर इसलिए है क्योंकि हम सिक्योरिटी को सीरियसली लेते हैं। हम कोई इलीगल काम नहीं करते। वो बाउंसर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मुझे डिफेंड कर रहे थे और उस आदमी को कोई किडनैपर समझ रहे थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैंने सोचा, ये आदमी सच में लिन यूएक्सी का भाई तो नहीं है? खैर, जो भी हो, आज ये आदमी लिन यूएक्सी को तो यहां से लेकर नहीं जाएगा कभी। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भागते हुए हॉलवे में आए। मैंने लीड ऑफिसर को देखा और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। शाओ, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो वो बेवकूफ ऑफिसर है। ओ, मतलब उस भारी आदमी ने अपने गुंडों को नहीं बल्कि पुलिस को कॉल किया था। लुहाओ ने उस आदमी ली बाओगो को देखा। तेरी बहन कहाँ है? ली बाओगो ने मेरे पीछे के टीवी रूम की तरफ इशारा किया। अंदर है। लुहाओ ने मेरी तरफ देखा। बॉस, मैंने लुहाओ को आंखों से इशारा किया। ड्रामा कंटिन्यू रखो। लुहाओ समझ गया। बॉस अपनी ट्रू आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहते हैं, उन्हें शो ऑफ करना पसंद नहीं है। लुहाओ ने अपना पुलिस एटीट्यूड फुल ऑन किया और मुझे साइड में धक्का देकर वीआईपी रूम के अंदर चला गया। बाओगू, तेरी बहन तो यहाँ सो रही है, लुहाओ ने अंदर से आवाज लगाई। ये भारी भरकम आदमी सच में लिन यूएक्सी का भाई है। एक इतना रफ एंड टफ और दूसरी इतनी ब्यूटीफुल। ये कैसे हो सकता है? ऑफिसर, क्या आपको एक बार वेरीफाई नहीं कर लेना चाहिए? मैं और बाओगो क्लासमेट्स रह चुके हैं, क्या मैं उसकी बहन को नहीं पहचानूंगा? लुहाओ ने केटीवी रूम से बाहर आकर ली बाओगो के सर पर एक थप्पड़ मारा। अबे बेवकूफ, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा पुलिस को कॉल करता है, अपनी मॉम को कॉल नहीं कर सकता था। ये लड़का मुझे कहीं से किडनैपर नहीं लगता। तूने पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की है। तभी लिन शुई रूम से बाहर आई और उसने मेरी आर्म होल्ड कर ली। मेरे बॉयफ्रेंड कोई किडनैपर नहीं है। हम और लिन यूएक्सी सेम कॉलेज में। अभी कुछ देर पहले लिन यूएक्सी केटीवी रूम के दरवाजे पर गिर गई थी। हम उसे उठाकर अंदर ले गए और तभी ये आदमी आ गया और चिल्लाने लगा कि वो उसकी बहन है। अब आप ही बताइए, क्या आप विश्वास करेंगे कि ये उस लड़की का भाई है? हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऑफिसर, हम आप पर ट्रस्ट करते हैं। अगर ये आदमी सच में उसका भाई है तो उसे ले जाने दीजिए। वैसे भी कौन सा भाई अपनी बहन को इतनी शराब पीने देता है? ये तो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। मेरे बॉयफ्रेंड से तो लाख गुना वर्स। ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग एकदम सन्न रह गए। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं एक अगली दाग वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। डैम, रिच लोगों के शौक ही अलग होते हैं। बॉस, ली के पास तो इतना पैसा है, वो तो किसी भी टॉप मॉडल को डेट कर सकते थे। लू हाओ और सिक्योरिटी कैप्टन तो पूरी तरह शौक में थे। वाओ, बॉस का टेस्ट तो बहुत ही यूनिक है। तभी जब मैंने बॉस को अपनी ब्यूटीफुल कजिन इंट्रोड्यूस करवाई थी तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा था। बॉस को तो अगली लड़कियां पसंद है। लिन शुई ने देखा कि सब लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं, पर वो एकदम काम थी। क्या हुआ? मैं कोई क्रिमिनल थोड़ी हूँ, तुम सब मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे? लिन शुई ने शांत लहजे में कहा। मैं रियलिटी में कोई अगली लड़की नहीं हूँ, और जो लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखते हैं वो मुझे चाहे जिस नजर से देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। मैंने बाउंसर्स की तरफ देखकर कहा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अपना काम करो। इतना कहकर मैंने केटीवी रूम से लिन यूएक्सी को उठाया और बाहर हॉलवे में कारपेट पर लिटा दिया।
फिर मैंने लिन शुई का हाथ पकड़ा, उसे अंदर रूम में खींचा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बाहर खड़े लोग एक सेकंड के लिए सुन रह गए। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत समझ गए और वहां से चले गए। ली बाओगू अपनी बहन लिन यूएक्सी को उठाकर केटीवी के वॉशरूम की तरफ ले गया और लू हाओ पूरे रास्ते उनके साथ रहा, ये मेक श्योर करने के लिए कि कोई और प्रॉब्लम ना हो। रूम के अंदर मैं सोफा पर बैठा और मैंने लिन शुए को अपनी लैप पर बिठा लिया। शोशुए, आ जाओ, अब मैं तुम्हें गाना सिखाता हूँ, ओके। लिन शुए ने एक स्वीट स्माइल दी। मैंने पूरे फोकस के साथ उसे गाना सिखाया और हम लगभग 3 घंटे तक गाते रहे। केटीवी से बाहर निकलते वक्त मैंने देखा कि पास ही एक 5 STAR होटल है और वो होटल भी मेरा ही था। जब मैं लिन शुए को होटल की तरफ ले जाने लगा तो वो केटीवी के गेट पर ही रुक गई और उसका फेस बहुत ऑकवर्ड हो गया। क्या हुआ? अगर तुम नर्वस फील कर रही हो तो कोई बात नहीं, हम घर चलते हैं, मैंने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा। लिन शुए ने सिर हिलाया और उसका फेस एकदम रेड हो गया। वो नर्वस होने वाली बात नहीं है, बस मेरा मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया है। आई एम सॉरी हाउचन। मंथली साइकिल? मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और फिर झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया। मैं तुरंत मुड़ा और उसे वापस केटीवी के ग्राउंड फ्लोर वाले वॉशरूम की तरफ ले गया। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। लिन शुए ने नॉड किया और वॉशरूम के अंदर चली गई। मैं जल्दी से पास वाले सुपरमार्केट गया, वहां से पैड्स का एक पूरा पैकेट खरीदा और केटीवी के रिसेप्शन वाली लड़की को देकर कहा कि वो इसे वॉशरूम में लिन शुए को दे आए। थैंक यू, रिसेप्शन गर्ल ने कहा। थोड़ी देर बाद लिन शुए एक ब्लैक प्लास्टिक बैग पकड़े लाल चेहरे के साथ वॉशरूम से बाहर आई। मैंने उसके पीछे देखा। कपड़ों पर कोई स्टेन तो नहीं लगा ना? नहीं, नहीं लगा, लिन शुए ने धीरे से कहा। मैं उसे लेकर घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही लिन शुए फिर से वॉशरूम में चली गई। मैंने अपनी नाक खुजाई। गर्ल्स को हर महीने इन मुश्किल दिनों से गुजरना पड़ता है, ये सच में बहुत टफ होता होगा। लगभग 10 मिनट्स बाद लिन शुए वॉशरूम से बाहर आई। उसका फेस थोड़ा पेल लग रहा था और उसकी आंखों में गिल्ट था। आई एम सो सॉरी, आज रात हम होटल नहीं जा पाए। मैंने अपनी उंगली से उसके माथे पर हल्का सा फ्लिक किया। सॉरी किस बात का? ये तुम्हारी गलती थोड़ी है। लिन शुए की आंखों में आंसू आ गए। सब लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं ना? मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैंने उसके दोनों गालों को खींचा। निराश माय फुट। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साइकिल की वजह से होटल ना जा पाने पर निराश होता है या गुस्सा होता है तो वो लड़का सच में अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार नहीं करता। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो अपनी गर्लफ्रेंड का पेन ना समझे। तुम्हारी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है, समझी तुम? लिन शुए ने जोर से नोट किया। हाँ, मैं समझ गई। चलो अब जाकर रेस्ट करो और अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रही तो कल मुझे अपने डैड से मिलाने ले चलना। लिन शुए की आंखें चमक उठी। सच में? 100% सच। मेरी बात सुनकर लिन शुए के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। दूसरी तरफ लिन यूएक्सी घर पहुंचकर हैंगओवर मेडिसिन पी चुकी थी और अपने रूम में चेंज कर रही थी। कपड़े बदलते वक्त उसे अपने जैकेट की पॉकेट में एक फोन मिला। ये काफी पुराना OPPO का फोन था, आउटडेटेड मॉडल, पर फोन का कवर देखकर लग रहा था कि ये लड़की का है। उसने फोन ऑन किया और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर देखकर वो फ्रीज हो गई। वॉलपेपर पर मेरी यानी ली हाओचन की सिंगिंग करते हुए फोटो लगी हुई थी। अगली सुबह लिन शुए टीवी देखने के लिए सोफा पर बैठी तो उसे रियलाइज हुआ कि उसका फोन मिसिंग है। मेरा फोन कहाँ गया? उसने अपने रूम में जाकर हर जगह ढूंढा पर फोन कहीं नहीं मिला। अचानक उसे याद आया, कल के टीवी रूम में मैंने अपना फोन लेदर सोफा पर ही छोड़ दिया था। लिन यूएक्स को संभालने के चक्कर में मैं अपना फोन वहीं भूल गई। लिन शुए भागकर किचन में आई। हाओचन, मेरा फोन खो गया। मैं थोड़ा चौंका। खो गया? कहीं केटीवी में तो नहीं छूट गया? हाँ, मुझे लगता है वहीं छूट गया है, लिन शुए ने वरीड होकर कहा। मैंने हाथ धोए, एप्रन उतारा और कामली ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आया। तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं केटीवी मैनेजर को कॉल करता हूँ। उसी वक्त मेरे फोन पर एक वीचैट नोटिफिकेशन आया। केटीवी में मेरे बाउंसर्स के हेड वांग शुए का मैसेज था। बॉस, वो लिन यूएक्सी नाम की लड़की का भाई अभी केटीवी आया था। उसने एक फोन दिया है, कह रहा है आपकी गर्लफ्रेंड का है। ये मैसेज पढ़कर मैंने लिन शुए की तरफ देखा। फोन मिल गया। सच में? कहाँ है? कल रात लिन यूएक्सी नशे में गलती से तुम्हारा फोन ले गई थी। आज सुबह उसने किसी के थ्रू वो फोन मेरे हॉस्टल रूम में भिजवा दिया है। लिन शुए ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड। अगर फोन गुम हो जाता तो बैंक, कार्ड्स और सारे कॉन्टैक्ट्स का बहुत इश्यूज आता। मैंने लिन शुए को लिया और सीधा हुवावे स्टोर ले गया। मैंने स्टोर का सबसे एक्सपेंसिव हुवावे फोन खरीदा और लिन शुए को गिफ्ट कर दिया। लिन शुए ने फोन लिया और अंदर ही अंदर खुद से एक प्रॉमिस किया, मुझे और आउटस्टैंडिंग बनना है। मुझे दुनिया की सबसे टॉप फीमेल सिंगर बनना है ताकि चिन लैंग ली हाओचन को मुझ पर प्राउड हो। तुम्हारे डैड से मिलने के बाद मैं उनसे कहूंगा कि वो हमें लीगली मैरी करने की परमिशन दे दे। मेरी बात सुनकर लिन शुए एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। मैरिज लीगली? क्या ये थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा?
पर फिर उसने मन में सोचा, अगर हाउचिन मुझसे शादी करना चाहता है तो मैं भी रेडी हूँ। नया फोन लेने के बाद मैं और लिन शुए जांघाई सिटी के शुयांग टाउन की तरफ निकल पड़े। आज मुझे अपने फादर इन लॉ से मिलना था, तो प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने लिन शुए के डैड के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदे और लिन शुए के लिए भी ढेरों स्नैक्स लिए। हमने शॉपिंग मॉल की पूरी 10 ट्रॉलीज भर दी थी। तुम्हारे डैड ने कॉलेज में डेटिंग के लिए सख्त मना किया है, फिर भी तुम मुझे घर ले जा रही हो। अगर उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूंगा? मैंने मजाक करते हुए एक्टिंग की। लिन शुए चिप्स खा रही थी। चबाते वक्त उसके गाल किसी स्क्विरल की तरह फूल रहे थे, जो बहुत क्यूट लग रहा था। हाउचिन, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मेरे डैड तुम्हें बिल्कुल नहीं मारेंगे। मैं उनके सामने तुम्हारी इतनी तारीफ करूंगी कि वो तुम्हें देखते ही पसंद कर लेंगे। हो इनोसेंट गर्ल, तुम जितनी मेरी तारीफ करोगी वो मुझे जान से मारने के लिए उतने ही बेताब हो जाएंगे। मैंने मन ही मन सोचा। 2 घंटे की ड्राइव के बाद मेरी लग्जरी कार एक बहुत ही सिंपल से 2 स्टोरी घर के सामने जाकर रुकी। घर का आंगन काफी छोटा था तो कार बाहर ही पार्क करनी पड़ी। लिन शुए का फेस हल्का सा रेड हो गया। यही मेरा घर है, बहुत सिंपल सा है, काफी कोजी लग रहा है। चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारे डैड घर पर ही होंगे ना? मैंने गिफ्ट्स के बैग्स उठाए और लिन शुए के पीछे पीछे घर में एंटर किया। घर के अंदर एक मिडिल एज्ड आदमी जिसने ब्लैक फ्रेम ग्लासेस पहने हुए थे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर टाइपिंग कर रहा था। डैड। लिन शुए ने आवाज लगाई। लिन जियनहुआ ने आवाज सुनी और बिना कोई एक्साइटमेंट दिखाए कैजुअली मुड़कर देखा। आ गए तुम। अभी मेरा 4000 वर्ड्स का कोटा बाकी है, ये कंप्लीट करके मैं लंच बनाता हूँ। इतना कहकर वो वापस स्क्रीन की तरफ मुड़ गया और टाइपिंग कंटिन्यू करने लगा। लिन शुए ने थोड़े ऑकवर्ड फेस के साथ मुझे देखा। मेरे डैड एक वेब नॉवेल ऑथर है। ऑथर होना भी तो एक नॉर्मल जॉब जैसा ही है, इसमें ऑकवर्ड होने वाली क्या बात है? मैंने आगे बढ़कर कहा, हेलो अंकल। लिन जियनहुआ एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और फिर झटके से मुड़कर मेरी तरफ देखा। जब उसने मुझे देखा तो वो अपनी चेयर से एकदम खड़ा हो गया। इस घर में पिछले 10 सालों से कोई दूसरा आदमी नहीं आया था। ये कौन है? अंकल, मेरा नाम ली हाउचन है। मैं शॉ शुए का बॉयफ्रेंड हूँ। मैंने लिन शुए का हाथ पकड़ते हुए खुद को इंट्रोड्यूस किया। लिन शुए का फेस डर और शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। वो हद से ज्यादा नर्वस थी। लिन जियनहुआ का दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया था। उसे ये प्रोसेस करने में कई सेकंड्स लग गए। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड, इसने कॉलेज में डेटिंग ना करने की बात मानी थी ना? लिन जियनहुआ कुछ बोल पाता उससे पहले ही लिन शुए उसका हाथ पकड़कर उसे किचन में खींच ले गई। डैड, मैं रिलेशनशिप में हूँ, लिन शुए ने कहा। लिन जियनहुआ ने लिन शुए को बहुत डीपली देखा। तुम सीरियस हो? लिन शुए ने हैवी नॉट दिया। हाँ, मैं सीरियस हूँ। लिन जियनहुआ का फेस एकदम सीरियस और स्टर्न हो गया। तुमने तुमने उसे अपनी रियलिटी तो नहीं बताई ना? अपना असली फेस तो नहीं दिखाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिन शुए ने सिर हिलाया। मैं इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ हूँ, लिन जियनहुआ ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। लिन शुए एकदम शॉक रह गई। डैड, क्यों? बेटा, इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरह का आदमी किसी अगली और दाग वाली लड़की को पसंद कर सकता है, और वो है एक साइको, एक पर्वर्ट। लिन जियनहुआ ने स्ट्रेट फेस के साथ कहा। ये लड़का ली हाउचन, ये पक्का कोई पर्वर्ट है। नहीं डैड, वो पर्वर्ट नहीं है। लिन शुए ने तुरंत मुझे डिफेंड किया। डैड, वो सच में बहुत बहुत अच्छा है। लिन शुए लगभग रोने वाली थी। साइकोज ऐसे ही होते हैं। शुरू में वो तुम्हें बहुत प्यार दिखाएंगे, तुम्हारी कमियों को भी इग्नोर कर देंगे, पर एक बार जब तुम उन्हें मिल गई तो वो अपना असली रंग दिखाएंगे। और तुम दोनों ने अभी तक ठीक से टाइम स्पेंड भी नहीं किया है, तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो पर्वर्ट नहीं है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लिन शुए ने रोते हुए कहा। क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? लिन जियनहुआ एकदम शॉक में आ गया। लिन शुए, तुम पागल हो गई हो? लिन शुए ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। अगर मैं उससे दूर हो गई तो मैं लाइफ में कभी किसी से शादी नहीं करूंगी। लिन शुए की बात सुनकर लिन जियनहुआ डीप थिंकिंग में चला गया। कुछ देर बाद उसने लिन शुए के कंधे पे हाथ रखा। बेटा, शायद मेरी ही गलती है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिव हो रहा हूं। मुझे तुम्हारी चॉइस पर ट्रस्ट होना चाहिए। डैड, बिलीव मी, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। वो वही लड़का है जिसके बारे में आप हमेशा कहते थे, जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके, लिन शुए ने उम्मीद से कहा। लिन जियनहुआ हल्का सा मुस्कुराया और किचन से बाहर आकर मुझे अपने पास बुलाया। मैं जल्दी से गिफ्ट्स लेकर उसके पास गया। अंकल, ये मोटा वाइन है और कुछ और गिफ्ट्स आपके लिए। लिन जियनहुआ ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा। उसे लग रहा था जैसे उसने मुझे कहीं देखा है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। तुम्हें मेरी बेटी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है, मैंने नोट किया। तो बताओ।
उसे कौन सा फ्रूट पसंद है? लिन जेनवा ने अचानक पूछा। लिन शुए डर गई और उसने अपने डैड का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों अभी कुछ ही दिन पहले तो मिले हैं, उसे कैसे पता होगा? अगर तुम दोनों शादी करने की सोच रहे हो तो मुझे उसका टेस्ट तो लेना पड़ेगा। मैं 5 सवाल पूछूंगा। अगर इसने 3 के सही जवाब दे दिए तो मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ कह दूंगा। शाओ शुए को लीची और टैंजरीन्स पसंद है, मैंने इंस्टेंटली जवाब दिया। लिन शुए एकदम हैरान रह गई। उसने तो मुझे कभी नहीं बताया था कि उसे कौन से फ्रूट्स पसंद है। शाओ शुए ने बताया था तुम्हें? लिन जेनहुआ ने पूछा। नहीं, मैं बस ऑब्जर्व करता हूँ कि शाओ शुए कॉमनली क्या खाती है। दूसरा सवाल, तुम्हें शाओ शुए ही क्यों पसंद है? वो समझदार है, काइंड है, केयरिंग है और जेंटल है। खूबसूरत लड़कियां तो दुनिया में बहुत हैं, पर श्रेया श्रे जैसी इनर ब्यूटी वाली लड़कियां बहुत रेयर हैं। रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करना। तीसरा सवाल, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो तुम्हारे लायक है? रिश्तों में कोई किसी के लायक या नालायक नहीं होता, बात सिर्फ कंपैटिबिलिटी की होती है। और मैं और श्याओ श्रेय बिल्कुल कंपैटिबल है। मेरी बातें सुनकर लिन जेनहुआ एक पल के लिए फ्रीज हो गया। उसके फेस पर हैरानी थी और फिर वो हंस पड़ा। मुझे अब और सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग बहुत मैच्योर है। इतना कहकर वो गया और फैमिली रजिस्टर लाकर लिन शुए को दे दिया। डैड, आपने इतनी जल्दी हाँ कह दी। लिन शुए को यकीन नहीं हो रहा था। लिन जियानवा ने स्ट्रेच किया और बोला, अच्छा लड़का जल्दी ढूंढ लेना चाहिए, मुझे तुम्हारी चॉइस पर ट्रस्ट है। लिन शुए ने रजिस्टर ले लिया। तो फिर मैं टाइम फिक्स करके आपको और मॉम को मिलवाने का प्लान बनाती हूँ। हम सब साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? लिन जिनहुआ ने कहा। मैं तो वैसे भी ऑलमोस्ट डेली फ्री ही होता हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा था तो लिन जिनहुआ लंच बनाने किचन में चला गया। मैं फ्री बैठा था तो मैं उसके कंप्यूटर के पास जाकर बैठ गया। लिन जिनहुआ के नॉवल का नाम था वांग डाफाज इमॉर्टल कल्टीवेशन। मैंने बस एक ग्लांस मारा और सिर हिलाया। ऐसे स्लो पेस नॉवल से आजकल कुछ नहीं कमाया जा सकता। इस दुनिया में मेरे पिछले जन्म के कोई भी क्लासिक नॉवेल्स मौजूद नहीं थे और सिस्टम में मुझे वेब नॉवेल मास्टर गाइड भी रिवॉर्ड मिली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये गाइड यहाँ काम आ जाएगी। इस गाइड में मेरे पिछले जन्म के सारे टॉप टियर वेब नॉवेल्स का पूरा पूरा कंटेंट था। अपने फ्यूचर फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए मैंने एक कंटेंट कॉपियर बनने का डिसाइड किया। मैंने पास्ट लाइफ के सबसे बिगेस्ट हिट नॉवेल बैटल थ्रू द हेवेंस का पहला चैप्टर कॉपी किया और सीधा पब्लिश कर दिया। अपने फादर इन लॉ की इनकम बढ़ाने के लिए मैंने बैटल थ्रू द हेवेंस का पहला चैप्टर पब्लिश कर दिया। हाउचन, तुम क्या कर रहे हो? लिन शुए किचन से बाहर आई। उसे लगा कहीं मैं बोर तो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, बस फ्री था तो कैजुअली एक नॉवल लिख रहा था। लिन शुए ने नोट किया। लंच बस रेडी ही है, अगर भूख लगी है तो स्नैक्स खा लो। ओके, मैं बस इसे फिनिश कर लूं। मेरी टाइपिंग स्पीड इनसेनली फास्ट थी। मैं 2.5 मिनट में 2000 वर्ड्स टाइप कर सकता था। करीब 15 मिनट्स बाद लिन जेनवा खाना लेकर बाहर आया। मैं आराम से डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ गया, किसी ओबीडियंट बच्चे की तरह। लिन जेनवा मेन सीट पर बैठा। ज्यादा कुछ खास नहीं बनाया। नहीं अंकल, बहुत खाना है। नेक्स्ट टाइम जब तुम शाओ शुए के साथ आओ तो मुझे पहले कॉल कर देना। ओके अंकल, मैंने नोट किया। खाना खाते वक्त लिन शुए बार बार मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ खुशी और प्यार था। लिन जेनहुआ ने पूरे खाने के दौरान एक वर्ड नहीं बोला। खाना फिनिश करने के बाद वो वापस अपना नॉवेल लिखने चला गया। जैसे ही उसने अपना ऑथर डैशबोर्ड ओपन किया, उसे वहां एक नया नॉवेल बैटल थ्रू द हेवेंस दिखा। मैंने तो ये नॉवेल नहीं लिखा। ये कहां से आया? क्या क्या हाउचन ने लिखा है? पर उसके पास तो टाइम ही नहीं था। क्या उसने खाना बनते वक्त ये सब लिख दिया? लिन जेनहुआ ने बैटल थ्रू द हेवेंस ओपन किया और पढ़ना शुरू किया। पढ़ना शुरू करते ही उसके तो होश उड़ गए। ये नॉवेल इतनी ब्रिलियंटली लिखा गया था कि इसे टॉप पर जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक रिंग के अंदर किसी ग्रैंड मास्टर की आत्मा हो सकती है। 30 years इन हिडोन, 30 years इन हेक्सी, नेवर बुली द यंग एंड पुअर। लिन जेनहुआ जितना आगे बढ़ रहा था उतना ही उस स्टोरी में डूबता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने वो पूरा चैप्टर खत्म कर लिया। उसके अंदर सस्पेंस और क्यूरियोसिटी चरम पर थी। बस 6000 वर्ड्स, इतना छोटा चैप्टर। उसने झटके से मेरी तरफ देखा। हाउचन, क्या ये बैटल थ्रू द हेवेंस तुमने लिखा है? मैंने नोट किया। हाँ अंकल, मैंने ही लिखा है। ओह, तो तुम्हारे नॉवल का नाम बैटल थ्रू द हेवेंस है? लिन शुए प्राउडली बोली। मेरे डैड पिछले 10 सालों से नॉवेल्स लिख रहे हैं। वो वेब नॉवेल इंडस्ट्री के सीनियर हैं। वो एक ग्लांस में बता सकते हैं कि तुम्हारा नॉवल कैसा है। हाउचन, तुम्हारा नॉवल सच में अनबिलीवेबल है। लिन जिएनहुआ एक्साइटेडली बोला। डैड, वेब नॉवेल इंडस्ट्री को स्टार्ट हुए 10 साल हो चुके हैं और मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये नॉवेल एक फिनोमिनल हिट साबित होगा। देखना, बहुत जल्दी कोई एडिटर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करेगा।
इतना इम्प्रेसिव है क्या? मैंने एकदम सरप्राइज और शॉक होने की एक्टिंग की। लेकिन अंकल, मुझे नॉवेल्स लिखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करते हैं, मैं डेली 10,000 वर्ड्स लिख दिया करूंगा और आप उसे अपने नाम से पब्लिश कर देना। जो भी इनकम होगी वो आपकी। लिन जिनहुआ ने सिर हिलाया और सीरियस टोन में कहा, ये नॉवेल तुमने लिखा है, मैं इसे तुम्हारे लिए पब्लिश कर सकता हूं, पर मैं इसकी इनकम नहीं ले सकता। ये तुम्हारी मेहनत है। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर 100 रुपये आते हैं तो उसमें से 1 रुपये आपका, बाकी मेरे। ओके, मैंने स्माइल करते हुए कहा। मेरा फादर इन लॉ काफी प्रिंसिपल्ड इंसान है, पर लिन शुए इतनी अच्छी है तो उसके डैड भी तो अच्छे ही होंगे ना? नहीं, ऐसा करते हैं, मैंने कहा, 60% इनकम मेरी और 20 to 20% आप दोनों की। इससे शोशु को भी लगेगा कि वो इसमें इन्वॉल्व है। लिन जेनुआ की आंखें चमक उठी। ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो डील पकी। वो अपनी चेयर से उठा और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं कंप्यूटर चेयर पर बैठा और मेरी फिंगर्स कीबोर्ड पर चलने लगी। मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी फास्ट थी कि कीबोर्ड पर फिंगर्स ब्लर हो रही थी। लिन श्रे और लिन जेनहुआ मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। वो टोटली स्पीचलेस थे। इस बार मैंने 6,000 वर्ड सिर्फ 9.5 मिनट्स में लिख दिए। डैम, लिन जेनहुआ खुद को रोक नहीं पाया। तुम सच में जीनियस हो। मैंने अपना सिर खुजाया और बहुत शाय एक्टिंग करते हुए बोला, अरे नहीं अंकल, मैं तो बस कैजुअली लिख रहा था। आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। कैजुअली लिख रहा था। देखो जरा इस जीनियस के नखरे। यहाँ मैं 10 साल से नॉवेल्स लिख रहा हूँ और आज तक एक भी हिट नॉवेल नहीं दे पाया, और ये कैजुअली लिखकर एक मास्टरपीस खड़ा कर देता है। दिस इज सो अनफेयर। बस करो, अब ज्यादा हम्बल होने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे लगेगा तुम शो ऑफ कर रहे हो, लिन जिनहुआ ने कहा। लिन शुए मुझे पूरी हैरानी और खुशी से देख रही थी। हाउचिन तो नॉवेल लिखने में भी इतना अमेजिंग है, क्या ये कोई ऑलराउंडर जीनियस है? मैंने अपनी नाक खुजाई। मैं डेली बस 2 आवर्स ही नॉवेल लिखूंगा, बाकी टाइम घर में सिर्फ कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज गूंज रही थी। लिन जेनवा मुझे जितना देख रहा था उतना ही हैरान हो रहा था। टाइपिंग फास्ट होना तो समझ आता है, पर इतनी देर तक लगातार ऐसे ही फास्ट टाइप करते रहना, ये लड़का इंसान है या मशीन? अरे शोशवे, तुम हाउचिन को अपना रियल फेस कब दिखाओगी? लिन जेनवा ने धीरे से पूछा। लिन शुए ने स्माइल की। शादी के सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। हाँ, ये लड़का सच में बहुत अच्छा है, लिन जेनवा ने कहा। वैसे इसकी फैमिली कैसी है? लगता है काफी रिच है। तुम्हारा ये नया फोन भी इसने ही लिया है ना? और हाँ, मुझे पता चला कि ये पूरे 1 साल तक किसी और लड़की को प्रपोज करता रहा और फिर अचानक रुक गया। क्या कॉलेज में तुम्हें बुली किया जाता था? बेटा, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? जब लिन जिनहुआ को पता चला कि मैं और लिन शुए कैसे मिले तो वो गुस्से से कांपने लगा। डैड, आपको पता है, हाउचुंग के साथ मुझे बहुत सेफ फील होता है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिलेगा। मुझे उसकी वो बात बहुत अच्छी लगी जब उसने कहा था कि वो मुझे तब तक प्यार करेगा जब तक मैं उसे प्यार करना ना छोड़ दूं। और ये कि रिलेशनशिप में कोई किसी के लायक या नालायक नहीं होता, सिर्फ कंपैटिबिलिटी होती है। वो हमेशा कहता है कि जो दिल में आए वो करो, कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लिन शुए जब मेरे बारे में बात कर रही थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लिन जिनहुआ ने नोट किया, ये लड़का सच में एक जेम है। और एक बात याद रखना बेटा, हर आदमी को खूबसूरत लड़कियां पसंद होती हैं। जब तुम अपना असली फेस दिखाओगी तो पक्का बहुत खुश होगा। लिन शुए ने एक डीप ब्रेथ ली। मुझे डर है कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। मैंने इतने टाइम तक उसे अपना अगली फेस जो दिखाया है वो समझ जाएगा, लिन जिनहुआ ने कहा। तुम्हें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए, आखिर तुमने ये सब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो किया था। लिन शुए ने नोट किया। हाँ, वो समझ जाएगा, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो आज डिनर तुम लोग यहीं करो और कल कॉलेज वापस चले जाना। ओके? श्योर डैड। तुम्हारी क्लासेस मिस तो नहीं होंगी ना? लिन जेनहुआ ने पूछा। नहीं डैड, क्लासेस मिस नहीं होंगी। दोपहर के खाने के बाद लिन शुए मुझे टाउन घुमाने ले गई। ये टाउन तो काफी पीसफुल और अच्छा है। हाँ, और मैंने सुना है कि ये टाउन बहुत जल्द डिमोलिश होने वाला है रीडेवलपमेंट के लिए। डिमोलिश? मैं एक सेकंड के लिए चौंका। रिसेंटली कोई न्यूज आई है क्या? नहीं, पिछले 5 सालों से ये रूमर्स उड़ रहे हैं। पर मोस्टली न्यूज फेक ही होती है। लोग बस उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि टाउन डिमोलिश होगा तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा और वो अमीर हो जाएंगे। अगर सच में ऐसा हुआ तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। फिर मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदूंगी। लिन शुए ने एक्साइटेड होकर कहा। गिफ्ट्स? ये वर्ड सुनकर लिन शुए को अचानक याद आया कि उसने अभी तक मेरा बर्थडे नहीं पूछा है। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मैं मोस्टली ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करता हूँ। बाय 10 अक्टूबर। आए एन शुए की आंखें एकदम चमक उठी।
मेरा बर्थडे भी 10 अक्टूबर को ही है। सच में। मैं हैरान रह गया। हाँ, सच में। लिन शुए बहुत खुश थी। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों का बर्थडे सेम डे पर आता है, मतलब अगले मंथ हम दोनों का बर्थडे आने वाला है। हाँ, लिन शुए ने नोट किया। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी जब हम एक पुराने आर्च ब्रिज के पास पहुंचे तो कुछ दूरी से लड़के लड़कियों के हंसने की आवाज आई। ओ देखो, लिन अगली गर्ल को बॉयफ्रेंड मिल गया। मैंने तो नहीं सोचा था कि ये हमसे पहले बॉयफ्रेंड पटा लेगी, और लड़का भी काफी हैंडसम है। लगता है इसके बॉयफ्रेंड की आंखें खराब है, चलो पास जाकर देखते हैं। वो लोग हमारे पास आ गए। मैंने उस ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के, लेदर पैंट्स वाली लड़की और टैटूज वाली लड़की की तरफ बहुत कामली देखा। हर जगह ऐसे चीप स्ट्रीट थग्स और वानाबीज मिल ही जाते हैं। मैं जान गए इस सिटी का किंग ऑफ थग्स रह चुका हूँ, तो इन दो कौड़ी के लोगों से मुझे क्या डर लगेगा। लिन अगली गर्ल, हमने नहीं सोचा था कि तू हमसे पहले रिलेशनशिप में आ जाएगी, टैटू वाली लड़की ने बहुत एरोगेंट टोन में कहा। लेदर पैंट्स वाली लड़की भी पीछे से बोली, रिलेशनशिप में आए हुए कुछ ही दिन हुए होंगे और लड़के को घर भी ले आई। आजकल की लड़कियां जितनी अगली होती हैं उतनी ही डेस्परेट भी होती हैं। एसएलएपी, एसएलएपी, एसएलएपी। इससे पहले कि वो ब्लॉन्ड लड़का कुछ बोल पाता, मैंने अपनी स्पीड बढ़ाकर उन तीनों के मुंह पर एक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मेरी स्पीड हवा से भी तेज थी। थप्पड़ खाने के बाद वो तीनों एकदम सुन्न पड़ गए। कुछ सेकंड्स बाद जब उनके गालों पर तेज दर्द हुआ, तब जाकर उन्हें समझ आया कि उन्हें किसी ने मारा है। तूने मुझे मारा। टैटू वाले लड़के ने अपना मुक्का उठाया और सीधा मेरे टेम्पल हेड की तरफ पंच किया। मैंने हल्का सा साइड होकर उसका पंच डॉज किया और फिर एक जोरदार किक उसके बैक पर मार दी। वो लड़का सीधा मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। मैंने अपना एक हाथ पीछे पीठ पर रखा और दूसरे हाथ को सीधा आगे एक्सटेंड किया, बिल्कुल किसी मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर की तरह। मेरा ये पोज देखकर वो तीनों बुरी तरह डर गए। अगर तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को एक वर्ड भी कहा ना, तो अगली बार सिर्फ थप्पड़ नहीं मारूंगा, मेरी वार्निंग सुनकर। वो चारों चुपचाप पीछे मुड़े और वहां से भाग गए। लिन शुए मेरे कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, हाओ चन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। ये सुनकर मेरे अंदर एक गजब की फीलिंग आई। हर आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, वो तो मैं हूं ही। ये लोग टाउन के फेमस बुलीज हैं। बचपन में इन्होंने मेरी बुक्स भी फाड़ दी थी। क्या ये लोग स्कूल नहीं जाते? मैंने पूछा। ये वोकेशनल स्कूल में है, लिन शुए ने कहा। मतलब इन्होंने तुम्हें पहले बहुत परेशान किया है। लिन शुए ने नॉड किया। मेरी आंखों में गुस्सा आ गया। लगता है मैंने उन्हें बहुत हल्के में छोड़ दिया। मुझे उन्हें और पीटना चाहिए था। जाने दो, गुस्सा मत करो। एक काम करना, कॉलेज वापस जाने के बाद तो मुझे मार्शल आर्ट सिखाना। फिर अगर कोई मुझे बुली करेगा तो मैं खुद को डिफेंड कर पाऊंगी और तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन शुए ने एक्साइटेडली कहा, ओके, शादी के सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब हम साथ रहेंगे तो मैं तुम्हें 2 मार्शल आर्ट्स रूटीन सिखाऊंगा जो स्पेशली गर्ल्स के सेल्फ डिफेंस के लिए हैं। हम ब्रिज से नीचे उतरे। रास्ते भर लिन शुए मुझे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती रही। बात करते करते लिन शुए से रहा नहीं गया और उसने अपने रियल फेस के बारे में एक हिंट दे ही दिया। हाँ चन, अगर मैं अचानक बहुत ब्यूटीफुल हो जाऊं तो तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगे ना? मैंने बिल्कुल कंफ्यूज होने की एक्टिंग की। गुस्सा? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? कुछ नहीं, बस सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी, लिन शुए ने कहा। मुझे ऑलरेडी पता था कि वो किस सरप्राइज की बात कर रही है, पर मैं बस सरप्राइज होने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने लिन शुए के साइड्स में गुदगुदी की। कैसा सरप्राइज? मुझे अभी जानना है। नहीं, सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही बताऊंगी, लिन शुए ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो फिर मैं और गुदगुदी करूंगा। अरे तुम बिल्ली हो क्या? हाँ। टाउन की स्ट्रीट्स पर लिन शुए आगे भाग रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। हमारी हंसी पूरे टाउन में गूंज रही थी। उसी वक्त जांगहे कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल रूम 306 में लिन यूएक्सी अपने बेड पर लेटी डोइन टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी। डोइन के टॉप ट्रेंडिंग सर्च पर था, जांगहे कॉलेज लोजर बिकम्स हीरो, 3 गॉड टियर सॉन्ग्स लेफ्ट द गॉडेस स्पीचलेस। ट्रेंडिंग हैशटैग ओपन करते ही मेरे गाने के वीडियोस पूरी स्क्रीन पर आ गए। लिन यूएक्सी ईयरफोन्स लगाकर बार बार मेरे वीडियोस देख रही थी। इफ दिस इजंट लव, नॉकटर्न, हाओ चन, तुम्हारे अंदर और ऐसे कितने मास्टरपीस छुपे हैं। तभी उसकी रूममेट दरवाजा खोलकर अंदर आई। यूएक्सी, बहुत बड़ी न्यूज है, हाओ चन। हाओ चन और लिन शुए लीगली शादी करने वाले हैं। ये सुनते ही लिन यूएक्सी की पूरी बॉडी में एक शॉक सा लगा। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा खालीपन, उदासी और एक घबराहट सी होने लगी। उनकी शादी से मुझे क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिन यूएक्सी ने कहा। पर यह बोलते वक्त उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसकी रूममेट ने उसे ध्यान से देखा। यूएक्सी, क्या सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता?
मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तो फिर अभी जब तुम सो रही थी तो तुमने नींद में ली हाउचन का नाम क्यों लिया? रूममेट ने पूछा। और नॉर्मली इस टाइम तुम रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती हो, आज तुम बेड पर ब्लैंकली स्क्रीन क्यों घूर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया है? यूएक्सी, ये तो क्लियर है कि ली हाउचन कोई नॉर्मल लूजर नहीं है जैसा हमें लगता था। वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। कल जो 3 गाने उसने गाए, उनसे उसे बहुत फेम और मनी मिलने वाला है। मुझे पता है तुम्हें पैसों से फर्क नहीं पड़ता, पर आज के टाइम में अगर एक लड़के के पास पैसे नहीं है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश कैसे रखेगा? बाकी दोनों रूममेट्स भी आकर बोलने लगी। कल स्टेज से उतरने के बाद से ही यूची का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, और आज सुबह नींद में ली हाउचन का नाम लेना, कोई अंधा भी बता सकता है कि यूएक्सी ली हाउचन को पसंद करने लगी है। लिन यूएक्सी ने अपने हाथ कस के बंद किए और फिर रिलैक्स किया। बस करो तुम सब, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हाँ, बस ऐसे ही खुद से झूठ बोलती रहो, रूममेट ने ताना मारते हुए कहा। और फिर सब चुप हो गए। लिनियक्सी बेड पर लेटी रही। वो बार बार करवट बदल रही थी। उसका डोरियन स्क्रॉल करने का भी मन नहीं कर रहा था। वो दोनों शादी कर रहे हैं तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है? मैं ली हॉचन को कैसे पसंद कर सकती हूँ? उसने बस 2-3 गाने ही तो गाए हैं। तभी वांग जोंग का कॉल आ गया। हेलो शर्लिन, आज रात हम होटल में डिनर करेंगे। मैं तुम्हें कंपनी की कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ओके वांग जोंग। और हाँ, तुम्हारी सिंगिंग स्किल्स थोड़ी एवरेज है। अगर तुम मेरी फ्रेंड ना होती तो मैं तुम्हें कभी अपनी कंपनी में गाने नहीं देता। पर हाँ, तुम ड्रिंक नहीं करती ना, तो आज रात सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स लेना। और अगर तुम्हें अनसेफ फील हो रहा हो तो तुम अपनी कॉलेज की किसी फ्रेंड को साथ ले आना। अगर वो भी म्यूजिक डिपार्टमेंट से हुई और ओवरऑल अच्छी हुई तो हम शायद उसे भी हायर कर लें, वांग जोंग ने कहा। ओके वांग जोंग। कॉल कट करने के बाद उसने थोड़ा सोचा और फिर नेक्स्ट रूम में अपनी बेस्ट फ्रेंड शा बिंगुए के पास गई। बिंगुए, आज रात मेरे साथ क्वाइफिंग म्यूजिक कंपनी के मैनेजर वान से मिलने चलोगी। अगर उन्हें तुम पसंद आई तो वो तुम्हें भी हायर कर लेंगे। फिर तुम्हारी भी अच्छी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। शा बिंगुए ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहा। क्या वो लोग रिलायबल हैं? इतनी बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो हमारा क्या बिगाड़ेंगे? और फिर भी अगर तुम्हें टेंशन है तो मैं अपने ब्रदर को कॉल करके बुला लेती हूँ। मैं अपने ब्रदर को कह दूंगी कि वो होटल के बाहर वेट करे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसे कॉल कर दूंगी। ओके। शाह बिंगे तुरंत मान गई। ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर उसने मना कर दिया तो पता नहीं मैनेजर वोंग से मिलने का चांस दोबारा कब मिलेगा। ये सिर्फ लिन यूएक्सी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। लिन यूएक्सी ने स्माइल की। ओके, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें वी चैट पर टाइम और लोकेशन सेंड कर दूंगी। शाह बिंगे ने नोट किया। लिन यूएक्सी वापस अपने रूम में आई और अपने ब्रदर ली बाओगुओ को कॉल किया। ब्रदर, आज रात फ्री हो? मैं अभी जियांगहे सिटी के पुलिस चीफ के साथ एक बहुत बड़े ड्रग केस पर काम कर रहा हूँ। मुझे उन्हें असिस्ट करना है। अब से मुझे कॉल मत करना। बीप बीप। लिन यूएक्सी फोन को घूरती रही। मैनेजर वांग वैसे भी काफी डिसेंट इंसान लगते हैं, और आज रात मुझे ड्रिंक भी नहीं करनी है, तो अगर मैं ड्रिंक नहीं करूंगी तो कुछ गलत नहीं हो सकता। रात 7:30। लिन यूएक्सी और शाह बिंगुए लॉन्गटिंग होटल पहुंचे। वो मैनेजर वोंग के बताए हुए वीआईपी रूम में गए। रूम के मेन सीट पर एक मिडिल एज्ड आदमी बैठा था जिसने ब्लू सूट और गोल्ड फ्रेम्ड ग्लासेस पहने हुए थे। उसके दोनों साइड्स पर और भी बहुत सारे मिडिल एज्ड एग्जीक्यूटिव्स बैठे थे जिनके पेट काफी बाहर निकले हुए थे। लिन यूएक्सी और शाह बिंगुए को देखते ही उन सारे एग्जीक्यूटिव्स की आंखें चमक उठीं। वांग जोंग, कॉलेज की ब्यूटी क्वींस सच में कमाल की हैं। इनके लुक्स और फिगर इतने परफेक्ट हैं कि इन्हें पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें इन्हें पूरी तरह सपोर्ट करना चाहिए। लिन योक्सी और स्या बिंग्युए उन एग्जीक्यूटिव्स की भूखी नजरों को देखकर अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल और डरी हुई फील कर रही थीं। पर फिर भी वो दोनों जबरदस्ती हिम्मत जुटाकर मैनेजर वंग के दोनों तरफ जाकर बैठ गईं। अपने दोनों तरफ दो इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों को देखकर मैनेजर वांग अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रहा था। आइए आइए, आप दोनों ब्यूटीफुल लड़कियों ने तो मैनेजर वांग का दिन ही बना दिया। चलिए ऑर्डर कीजिए। मैनेजर वांग ने मेन्यू कार्ड लिन यूएक्सी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लिन यूएक्सी ने मेन्यू लिया और शाह बिंगवे को दे दिया। तुम ऑर्डर करो। अरे कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप मैनेजर वांग के साथ जितनी फॉर्मेलिटी करेंगी मैनेजर वांग को उतना ही बुरा लगेगा, एक एग्जीक्यूटिव हंसते हुए बोला। बिल्कुल, छोटी बच्चियों कोई हेजिटेशन मत रखो, मैनेजर वांग ने कहा। वैसे छोटी बच्ची, तुमने अपना नाम नहीं बताया। सब मुझे शाह बिंगवे बुलाते हैं। शाह बिंगवे ने नर्वस होते हुए कहा। शाह बिंगवे बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, एक सुपरस्टार वाली वाइब है। बिल्कुल मैनेजर वांग, ये बच्ची हमारी क्वाइफाइंग कंपनी की नेक्स्ट टॉप स्टार बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ली हाउचेन को जानती हो? मैंने सुना है उसने म्यूजिक इंडस्ट्री की सारी कंपनीज का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है।
अगर हम उसे अपनी कंपनी में ले आए तो क्वाइफेंग कंपनी रातों रात इनलैंड कंपनी को भी पीछे छोड़ देगी। ये सुनकर लिन यूएक्सी सीरियस हो गई। हम ली हाओचन को जानते हैं। ली हाओचन ने लिन यूएक्सी को पूरे 365 डेज तक प्रपोज किया था, पर बाद में उसने एक अगली दाग वाली लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, शा बिंगवे ने बताया। मैनेजर वांग और बाकी एग्जीक्यूटिव्स ये सुनकर एकदम शॉक रह गए। क्या इंटरनेट का बिगेस्ट सेंसेशन, ली हाओचन लिन यूएक्सी को 1 साल तक प्रपोज करता रहा। कुछ ही देर में वेटर्स ने एक से बढ़कर एक डिलिशियस डिशेस सर्व कर दी। जब लिन यूएक्सी और शा बिंगवे खा रही थी तो मैनेजर वांग लगातार उन्हें ड्रिंक्स बेवरेज सर्व करवा रहा था। जांघे सिटी के एक अंधेरे कॉर्नर में ली बाओगो अपने खून से सने हुए पेट को पकड़े हुए था और कांपते हाथों से उसने ली हाओचन को कॉल किया। ली हाओचन, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बहन लैंगटिंग होटल गई है, वो मैनेजर वांग के साथ डिनर कर रही है। मैं वहां नहीं पहुंच सकता, इसलिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। प्लीज आज रात के लिए मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर लो, बस आज रात के लिए। और फिर उसे इनलैंड कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह देना। तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें स्टैब किया है, ऐसा लग रहा है तुम ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? मैं एक ड्रग डीलिंग गैंग से टकरा गया, बस इतना ही। इतना बोलकर ली बाओगो का सिर एक तरफ लुढ़क गया और वो बेहोश हो गया। उसके पेट के घाव से लगातार खून बह रहा था। घर में लिन श्रे के साथ तारे देखते हुए मैंने ली बाओगो का कटा हुआ कॉल देखा और मेरे माथे पर सिकन आ गई। मैंने तुरंत अपने सबॉर्डिनेट्स को कॉल लगाया। हेलो शाहू, मैं तुम्हें एक एड्रेस सेंड कर रहा हूं, वहां जाकर एक आदमी को बचाओ। अगर उसकी कंडीशन बहुत खराब हो तो उसे एम्बर लाइफ पिल खिला देना और 10 आदमियों को लेकर लैंकिंग होटल के रूम 306 में जाओ। वहां लिन यूएक्सी नाम की एक लड़की को प्रोटेक्ट करना है। यस बॉस, सेम रूल्स। आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है ना? हाँ, मैंने कहा। एक अबैंडन बिल्डिंग में ली बाओगू अपने पेट को पकड़े हुए था, बस 1 इंच का फासला और था और वो खंजर उसके ऑर्गन्स को फाड़ देता। वो अब टोटली पैरालाइज हो चुका था और उसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल कॉल नहीं कर सकता था। मेरी जान से ज्यादा मेरी बहन की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ मैंने लास्ट बैटरी ली हाओचन को कॉल करने में यूज कर ली। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तभी अचानक आसपास की हवा ठंडी हो गई। एक ब्लैक सूट और मास्क पहने हुए आदमी ली बाओगो के पीछे आकर खड़ा हो गया। पीछे किसी की प्रेजेंस फील करते ही ली बाओगो झटके से पलटा। उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां कसी और अटैक पोजीशन ले ली। अगर जिंदा रहना है तो अपनी मुट्ठी नीचे कर लो। ली बाओगो की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सब ड्रग डीलर्स हमारे देश की जवानी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा तो नाम और निशान मिट जाना चाहिए। कुत्ते की मौत मरोगे तुम सब। छड। उस मास्क वाले आदमी ने अपनी हथेली से ली बाओगो की गर्दन पर एक वार किया और ली बाओगो तुरंत बेहोश हो गया। उस आदमी ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी सिल्वर बॉक्स निकाली। उस बॉक्स में से उसने एक ब्राउन कलर की एम्बर लाइफ पिल निकाली और ली बाओगो के मुंह में डाल दी। जैसे ही ली बाओगो ने वो पिल स्वॉलो की, वो मास्क वाला आदमी पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। उसी वक्त लैंगटिंग होटल के रूम 306 में मैनेजर वांग बहुत ही कामली अपने ग्लास से रिवाइन सिप कर रहा था, जबकि लिन यूएक्सी और शिया बिंगवे बेहोश होकर टेबल पर गिर चुकी थी। मैनेजर वांग, हम इन ड्यूटीज को कब एंजॉय कर सकते हैं? एक मोटे एग्जीक्यूटिव ने शिया बिंगवे का हाथ पकड़ा और उसे सूंघते हुए बोला, ये तो अभी बिल्कुल वर्जिन है, इसकी खुशबू कितनी प्योर है। मैनेजर वांग ने अभी तक एंजॉय नहीं किया है और तूने हाथ लगाना शुरू कर दिया। तुझे रूल्स नहीं पता। पहले मैनेजर वांग इन्हें टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारी बारी आएगी। बीएम। अचानक रूम का दरवाजा टूटकर नीचे गिरा। एक आदमी जिसने व्हाइट सूट और मास्क पहना हुआ था दरवाजे पर खड़ा था। उसके ऑरा से एक बहुत ही डार्क और किलर वाइब आ रही थी। मैनेजर वांग और उसके लोग कुछ बोल पाते उससे पहले ही उस मास्क वाले आदमी ने अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे से 9 और मास्क वाले आदमी रूम में एंटर हो गए। उन 10 आदमियों ने इंस्टेंटली मैनेजर वांग और उसके एग्जीक्यूटिव्स को पकड़ लिया। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम वांग डोंग है और मेरा साला लोकल गैंग का नेता है एसएलएपी। एसएलएपी। एक मास्क वाले आदमी ने आगे बढ़कर मैनेजर वांग के मुंह पर 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। एक एग्जीक्यूटिव को तो थप्पड़ खाकर ही चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। बॉस, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे, एक सबऑर्डिनेट ने कहा। चलो चलते हैं, बॉस शाहू ने कहा। वो अपने 8 आदमियों के साथ वहां से निकल गया और सिर्फ एक आदमी को वहां छोड़ दिया। उस आदमी ने कामली लिन यूएक्सी और शिया बिंगवे को देखा। इन यंग लड़कियों को सोसाइटी की रियलिटी का कुछ पता ही नहीं होता। अगर नाइट किंग ली हाओचन का ऑर्डर ना होता तो मैं इन बेवकूफ लड़कियों को बचाने कभी नहीं आता। अंधेरे में
शाहू मास्क मैन का बॉस एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा था। नाइट किंग, हमने उन लड़कियों को रेस्क्यू कर लिया है। अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो क्वाइफिंग म्यूजिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स उनका करियर और लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय कर देते। उन्हें रेस्क्यू कर लिया, गुड। क्वाइफिंग कंपनी को पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दो। क्या वो लड़की आपकी वुमेन है? शाहू ने पूछा। नहीं। अगर वो फ्यूचर में फिर से ऐसी बेवकूफी करती है तो मैं उन्हें दोबारा रेस्क्यू नहीं करूंगा। इस बार मैंने सिर्फ इसलिए हेल्प की क्योंकि उन लड़कियों में से एक का भाई हमारे नेशन का वॉरियर है। अंडरस्टूड, शाहू ने कहा। लाइफ एंड डेथ इंसान के अपने डिसीजंस पर डिपेंड करती है। गुड जॉब शाहू, किसी दिन मेरे पास आना। मैं तुम्हें हीलिंग के लिए कुछ एम्बर पिल्स दूंगा और 18 ड्रैगन सबड्यूइंग पाम्स के 2 मूव्स भी सिखाऊंगा। थैंक यू नाइट किंग।